ये कहानी शुरू होती है हमारी ही दुनिया में, जहां आज बहुत तेज बारिश हो रही है और इसके बाद नदी के पुल पर हम एक आदमी और औरत को देखते हैं और ये दोनों आते हैं नदी किनारे। और ये आदमी है हमारा मेन कैरेक्टर डाजाई और ये लड़की उसकी स्टूडेंट है और ये दोनों ही नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए आए हैं। इसके बाद ये दोनों अपने हाथों में एक धागा बांध लेते हैं ताकि नदी के तेज बहाव में एक दूसरे से बिछड़े ना। और अब वो आदमी कहता है, सच्चान अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक ट्रक आकर इन दोनों को ही उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद हम डाजाई को एक अलग ही जगह पर देखते हैं। डाजाई अपने आसपास की चीजें देख बोलता है, ये है वो दुनिया जिसमें हम मरने के बाद जाते हैं। लेकिन तभी एक आवाज डाजाई से कहती है, नहीं, ये मौत के बाद वाली दुनिया नहीं है। डाजाई पूछता है, कौन हो तुम? वो लड़की बताती है, दूसरी दुनिया से जिन लोगों को इस दुनिया में भेजा जाता है, मैं उन्हें रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम एनेट है और ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। और तभी डाजाई के सामने से एक ड्रैगन गुजरता है। इस दुनिया का नाम ज़ाउबरबर्ग है और ये अंधकार से घिरी हुई है, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया में एक नई रोशनी लाओ। ये बात सुन डाजाई पूछता है, तो ये एक दूसरी दुनिया है जिसमें मैं मरने के बाद आया हूँ? गॉडेस कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद के लिए बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले कि गॉडेस कुछ और कहती, वो देखती है कि डाजाई ने काफी सारी नींद की गोलियां खा ली हैं, जिससे अब वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे हील कर देती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम इस दुनिया में आए हो एक हीरो बनने के लिए ताकि इस दुनिया को बचा सको। जिस पर डाजाई कहता है, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। गॉडेस पूछती है, तुम्हें इस दुनिया के लिए चुना गया है, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? हाँ, किसने कहा था कि मुझे चुनो? याद करो, तुम्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। वो ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं था, बल्कि एक ऐसा ट्रक था जो उस दुनिया में लोगों को चुनता है इस दुनिया में भेजने के लिए। जो लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो ट्रक उन्हें टक्कर मारकर इस दुनिया में भेज देता है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। अगर उस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी थी तो इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इस दुनिया में आकर तुम्हें एक नया मौका मिला है, यहाँ तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन तभी डाजाई एनेट के पास आकर कहता है, मेरी जिंदगी के होने वाले सबसे हसीन लम्हे को उस ट्रक ने बर्बाद कर दिया। आखिर तुम ये तय करने वाली कौन होती हो कि कोई अपनी जिंदगी से खुश था या नहीं? ये बात सुन एनेट सोचती है, यह अपनी जिंदगी से इतना दुखी था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें कर रहा है। शायद अपने स्टेट्स देखने के बाद ये अपना इरादा बदल ले, क्योंकि उस दुनिया से इस दुनिया में आने वाले हर एक इंसान के पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती ही हैं। लेकिन डाजाई बहुत कमजोर होता है और एनेटे के उसे हील करने के बाद भी डाजाई इस वक्त पॉइजन्ड है और गॉडेस को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये इतना कमजोर कैसे है। इसीलिए वो चेक करती है कि कहीं डाजाई में कोई स्पेशल स्किल तो नहीं है। लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होती और उसके सारे स्टैट्स भी सिर्फ 1 होते हैं। मैंने आज से पहले इतना कमजोर दूसरी दुनिया वाला नहीं देखा। लेकिन इसके बाद डाजाई खांसते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे रोकती है, शायद से तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम इस दुनिया में एक गलती से लाए गए हो और इस दुनिया में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये बात सुन डाजाई कहता है, अब की ना तुमने मेरी पसंद वाली बात, मैं चाहे जिस भी दुनिया में रहूं, मैं हमेशा एक नाकाम आदमी ही रहूंगा। एनेट कहती है कि इस वक्त तुम्हें यहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसी तुम्हारी हालत है तुम बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे, कोई ना कोई मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। जिस पर डाजाई वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बस मरना चाहता हूँ। और अब डाजाई को देख एनेट कहती है, ये आदमी कितना अलग है। मेरा काम शुरुआत से ही दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को ये बताना रहा है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं। और शुरू में मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरी ये जिंदगी कांटों की तरह चुभने लगी और मैं बस किसी बेजान सी गुड़िया की तरह दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को उनका रास्ता बताने लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके बाद वो जाते हुए डाजाई को रोकते हुए कहती है, कम से कम अपने लिए कोई प्रोफेशन ही चुनते जाओ। ये बात सुन डाजाई कहता है, प्रोफेशन? मैं एक पैदाइशी लेखक हूँ और यही मेरा काम है। अलविदा खूबसूरत लड़की। और ऐसे ही डाजाई वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद एनेट कहती है, मैं समझ गई, मैं अब तक इसी आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। एनेटे को डाजाई से प्यार हो गया है।
उस जगह से बाहर आने के बाद डाजाई अपने जाने के लिए रास्ता देखने लगता है, वही नींद की गोलियां खाते हुए। और ऐसा करने से उसे एक आवाज कहती है, आपको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। जो सुन डाजाई कहता है, आखिर मेरे दिमाग में ये कैसी आवाज आ रही है। और डाजाई यहाँ लेवल 2 पर आ जाता है। और तभी अचानक डाजाई को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्री मॉन्स्टर एक कैट गर्ल को पकड़े हुए हैं। और वो लड़की डाजाई से कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज, वरना मैं मारी जाऊंगी। लेकिन डाजाई उस लड़की को बस घूरे जा रहा था। आज मैं कुछ ज्यादा ही अजीब सी दिखने वाली खूबसूरत लड़कियों से मिल रहा हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे घूरना बंद करो और मेरी मदद करो। ये बात सुन डाजाई उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, माफ करना, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता। और अगले ही पल में वो ट्री मॉन्स्टर डाजाई को भी पकड़ लेता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों ही मरने वाले हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये ट्री मॉन्स्टर दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को सोख लेता है, जिससे वो लोग मर जाते हैं। और अब वो मॉन्स्टर डाजाई और इस लड़की की लाइफ फोर्स को सोखने लगता है। और अपने मरने की खबर से डाजाई तो खुश होता है और वो सुकून से मर रहा था। डाजाई को देख वो लड़की कहती है, हे इतनी जल्दी हार मत मानो, हे क्या तुम इतनी जल्दी मर गए। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो ट्री मॉन्स्टर अचानक ही फट जाता है, जिससे ये दोनों उसकी जकड़ से छूट जाते हैं। और वो ट्री मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस लड़की को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। और तभी एक आवाज डाजाई से कहती है कि आपके जहर से आपने एक ट्री मॉन्स्टर को हरा दिया है। और ये बात सुन ये लड़की सोचती है, क्या इस आदमी ने अपनी लाइफ फोर्स की जगह उस ट्री मॉन्स्टर को जहर एब्सॉर्ब करा दिया? क्या यह आदमी पहले से पॉइजन था? और अब वो डाजाई से कहती है, तुम कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, है ना? तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन डाजाई ये कहते हुए सिगरेट पीने लगता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, खुद को मारने की कोशिशें करते हुए भी मैं हर बार बच जाता हूँ। ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने मेरी जान बचाई है, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इसके बाद वो डाजाई की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उससे उसका नाम पूछती है। लोग मुझे टीचर कहकर बुलाते हैं। लेकिन तभी डाजाई की नजर अपने हाथ के धागे पर पड़ती है और उसे अपने प्यार की याद आती है। क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो सच्चन? ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, मेरा नाम सच्चन नहीं है। और इससे पहले कि वो डाजाई को अपना नाम बताती, डाजाई वहाँ से जाने लगता है। सो अब वो कैट गर्ल भी डाजाई के पीछे जाने लगती है। और वहीं डाजाई को अब जिंदा रहने का एक रीजन मिल चुका है, इस दुनिया में अपने प्यार को ढूंढना। क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आया है तो उसका प्यार भी इस दुनिया में आया होगा। तुम इस दुनिया में कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में मरेंगे सच्चन। दूसरी ओर हम एनेट को देखते हैं, जो भगवान से दुआ कर रही थी, हे ईश्वर उस आदमी की हिफाजत करना और प्लीज हम दोनों को किसी दिन फिर मिलाना। लेकिन तभी इस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और डाजाई वहां आता है। डाजाई को देख एनेट का चेहरा फिर से खिल उठता है। लेकिन तभी डाजाई के साथ इस लड़की को देख एनेट को झटका लग जाता है, आखिर ये लड़की कौन है? लेकिन तभी डाजाई कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सच्चन है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? और ये बात सुन एनेट को सदमा ही लग जाता है, क्या एक और लड़की? और इसके बाद हम देखते हैं कि डाजाई और ये लड़की एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और इन्हें एनेट से सच्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सो ये लड़की कहती है, सेंसे सबसे पहले हमें रॉथ के कैसल टाउन में जाना चाहिए। और जैसे ही वो डाजाई का हाथ पकड़ती है, कोई आकर उनके हाथों को अलग कर देता है और ये होती है एनेट। आखिर तुम दिन दहाड़े एक आदमी का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? वो कैट गर्ल कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी वो एनेट को देख कहती है, तुम सेंसेई से प्यार करने लगी हो, है ना? एनेट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस दूसरी दुनिया से आए कमजोर आदमी की मैं हिफाजत करूं। अच्छा तो सेंसेई दूसरी दुनिया से आए हैं, इसीलिए वो इतने ताकतवर हैं। एनेट कहती है, वो जरा भी ताकतवर नहीं है, इसीलिए तो मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है। जिस पर कैट गर्ल कहती है, सेंसेई ने एक ट्री मॉन्स्टर से मेरी जान बचाई है। और ये बात सुन एनेट को सदमा लगता है, क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? तुम उसके इतने करीब आ गई। दूसरी ओर डाजाई को एक कॉफिन मिलती है जो कि काफी आरामदायक थी। मैं इस दुनिया में आने के बाद काफी थक चुका हूँ, इसीलिए अब मैं सोने वाला हूँ। जब हम टाउन में पहुँच जाएं तो मुझे जगा देना। गुड नाइट एनेट। तामा। हे तुम तामा किसे कह रहे हो? मेरा नाम। लेकिन उसके नाम बोलने से पहले ही डाजाई कब्र बंद कर देता है और यहाँ एनेट कहती है, उसने मेरा नाम सही से लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनेट
डाजाई वाली कॉफिन को खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और आखिर में खूबसूरत शाम के वक्त एक महल में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसकी आंखों में उदासी थी। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तामा और एनेट डाजाई वाली कॉफिन को खींचकर ले जा रही थीं, लेकिन वो कॉफिन बहुत ज्यादा भारी होती है, जिस वजह से तामा चिल्लाकर कहती है, हे सेंसेई, क्या आप चलकर नहीं आ सकते? लेकिन तामा को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस वजह से उसे लगता है कि कहीं सेंसेई चल तो नहीं बसे। एनेट बताती है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ा आराम कर रहा है। वैसे हम जल्द ही कैसल तक पहुंच जाएंगे तामा, जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम तामा नहीं है। वहीं दूसरी ओर डाजाई अपने प्यार को याद करते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें ढूंढूंगा सच्चन। लेकिन इसके अगले सीन में डाजाई की कॉफिन खुलती है, क्योंकि ये सभी कैसल टाउन ऑफ रॉथ में पहुंच चुके हैं। और ये सब देख डाजाई कहता है, हाँ, दूसरी दुनिया ये इतनी बुरी भी नहीं है। तभी एनेट कहती है, सबसे पहले हमें किंग से मिलने के लिए जाना चाहिए। अगले सीन में हमें कैसल रॉथ दिखाया जाता है, जहां हम किंग ऑफ रॉथ, थॉमस और उनकी बेटी प्रिंसेस चार्लोट को देखते हैं। और वो इन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों अपनी यात्रा से थक गए होगे, आज रात यहीं आराम कर लो। ये बात सुन तामा और एनेट कहती हैं, महाराज आप कितने दिलदार हैं। लेकिन महाराज कहते हैं, तुम तीनों रुक तो सकते हो, लेकिन बदले में तुम तीनों को मुझे अपने सफर के किस्सों को सुनाना होगा। डाजाई कहता है, क्या आप जानना चाहेंगे कि कॉफिन के अंदर सोना कैसा लगता है? ये बात सुन किंग घबरा जाते हैं। इसी वजह से तभी एनेट कहती है, महाराज प्रिंसेस चार्लोट कितनी खूबसूरत हैं, है ना? वो कहते हैं, हाँ, और जल्दी इसकी शादी होने वाली है, शायद मुझे उस बारे में तुम तीनों से सलाह लेनी चाहिए। और तभी महाराज वहाँ कुछ लोगों को बुलवाते हैं, जिसके बाद महाराज उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हैं वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल ओटो और ये वॉरियर गोमेज। डार्क लॉर्ड की बुराई की वजह से हमारे राज्य में मॉन्स्टर्स के हमले बढ़ते जा रहे हैं और अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैंने ये तय किया है कि इन दोनों में से एक चार्लोट का पति और अगला राजा बनेगा। लेकिन चार्लोट ने अब तक इन दोनों में से किसी को नहीं चुना, इसीलिए मैं तुम तीनों से पूछता हूँ, इन दोनों में से चार्लोट के लिए सूटेबल हस्बैंड कौन रहेगा? डाजाई कहता है, मुझे नहीं पता, यह आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे नहीं लगता इस बारे में आपको हमसे पूछना चाहिए, जिनसे आप बस आज ही मिले हैं। आपकी ऐसी हरकतें देख मुझे नहीं लगता कि आप राजा बनने के लायक हैं। और ये कहने के बाद डाजाई वहाँ से जाने लगता है और डाजाई की बात का राजा को सदमा लगता है, जिस वजह से तामा और एनेट राजा से माफी मांगने लगती हैं। सेंसेई दूसरी दुनिया से आए हैं, इसीलिए वो नहीं जानते कि राजा से किस तरह बात की जाए। लेकिन ये बात सुन चार्लोट की नजरें डाजाई पर आकर थम जाती हैं। इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि डाजाई अभी भी जाग रहा था। सो तभी एनेट उससे पूछती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? डाजाई कहता है, मैं आज तक कभी चैन की नींद नहीं सोया। अब ये बात सुन एनेट डाजाई से पूछ लेती है, आखिर ये सच्चन है कौन? लेकिन डाजाई के कुछ कहने से पहले ही अचानक ही डाजाई के बिस्तर में से एक पूंछ निकलती है और अगले ही पल में एनेट डाजाई के ऊपर से चादर हटाती है। दोस्तों तामा कुछ इस तरह डाजाई के बिस्तर पर सो रही है, इसीलिए एनेट तकिया मार कर उसे जगाती है। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तामा कहती है, मैं एक बिल्ली हूँ और बिल्लियों को गर्म जगह पसंद होती है। और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे सेंसेई के साथ में सोने से रोकने वाली? वहीं इनके झगड़े के बीच डाजाई उस कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद डाजाई ये खूबसूरत नजारा देखता है जो किसी के भी दिल को भा जाए। वैसे चार्लोट पहले से ही इस नजारे को देख रही थी, सो तभी डाजाई उसके पास आता है और ये दोनों साथ में इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने लगते हैं। लेकिन तभी डाजाई कहता है, ये नजारा देख मुझे मरने का मन कर रहा है। ये बात सुन चार्लोट कहती है, क्या आप इतने ज्यादा परेशान हो कि आप मरना चाहते हो? वो कहता है, मुझसे ज्यादा परेशान तो तुम लग रही हो। अब ये बात सुन चार्लोट कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों में से किसे चुनूं। गोमेज को हमारे राज्य में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोल्जर बन चुके हैं और वो बहुत अच्छे से हमारे राज्य की हिफाजत भी कर पाएंगे और शायद इसी वजह से मुझे उन्हें चुनना चाहिए। लेकिन ऑटो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं जब भी उदास होती थी वो मेरे पास आकर मुझे उसके लिखे गाने सुनाया करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डाजाई कहता है, सच में तुम अपने पिता की बहुत परवाह करती हो, ना कि मेरी तरह। मैंने कई मर्तबा सुसाइड करने की कोशिश की है और कभी भी अपने पिता और परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि मुझे अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर तुम चाहती क्या हो। और ये कहने के बाद डाजाई वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन ये तीनों फिर से महाराज के सामने आते हैं। महाराज बताते हैं कि आखिरकार चार्लोट ने अपने जीवन साथी को चुन लिया है। एनेट को लगता है कि चार्लोट ने गोमेज को चुना है और तामा को लगता है कि उसने ऑटो को चुना है। तभी महाराज चार्लोट को उस आदमी के सामने जाकर खड़े होने को कहते हैं जिसको उसने चुना है। और अब उस आदमी की ओर जाते हुए चार्लोट कहती है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस आदमी के साथ सुसाइड करूंगी। वो डाजाई का हाथ थाम लेती है, जो देख महाराज के साथ बाकी सबके भी होश उड़ जाते हैं और एनेट को तो इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वहीं गिर जाती है। लेकिन तभी चार्लोट कहती है, तुमसे बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब भी मेरी उदासी में ऑटो मेरे पास आकर मुझे गाने सुनाता था तो मुझे याद आया कि वो हर दिन आकर गाने सुनाता था और कल रात भी वो वहीं कोने में गाने गा रहा था। वो तो सिर्फ अपने गाने किसी को सुनाना चाहता था और मैं मिस्टर गोमेज से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि उनमें से बदबू आती है। तभी महाराज कहते हैं, चार्लोट बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जिस पर वो कहती है, आप बेवकूफ हो पिताजी, आप मेरी मर्जी जाने बिना मेरी शादी किसी के साथ कैसे तय कर सकते हैं। इस आदमी के अलावा मेरी भावनाओं की किसी ने कदर नहीं की, सिर्फ तुमने मुझसे मेरी मर्जी पूछी। ये बात सुन डाजाई कहता है, अच्छा तो तुम इस वजह से शादी न करके मेरे साथ सुसाइड करना चाहती हो। लेकिन तभी गोमेज वहाँ कहता है, तो राजकुमारी तुम्हें मुझ में से बदबू आती है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि गोमेज किसी मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। दोस्तों असल में गोमेज एक माइनोटॉर मॉन्स्टर होता है, डार्क लॉर्ड का गुलाम। और वो कहता है, मैं इस राज्य का राजा बनकर इसे हथियाना चाहता था ताकि डार्क लॉर्ड को खुश कर सकूं। लेकिन राजकुमारी को मेरी सच्चाई पता चल गई। लेकिन राजकुमारी कहती है, मुझे इसकी सच्चाई पता नहीं थी, मुझे तो इसमें से सिर्फ बदबू आती थी। ये बात सुन गोमेज को खुद पर शर्म आती है कि उसने बेवजह ही अपनी असलियत सबको बता दी। लेकिन इसके बाद वो इन सबको मारने का डिसाइड करता है। वहीं तामा एनेट को जगाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर जब कुछ सोल्जर्स गोमेज पर हमला करने के लिए जाते हैं तो गोमेज उन्हें एक ही बार में दूर फेंक देता है। और तभी तामा भी बाल बाल खुद को और एनेट को एक बड़े पत्थर से बचा लेती है। और इसके बाद तामा गोमेज में जाकर एक लात मारती है और कहती है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। क्योंकि दोस्तों तामा लेवल 14 की एक मार्शल आर्टिस्ट होती है और यहाँ ऑटो भी गाना गाकर तामा की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन उसके गाना गाने से भैया होता तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ डाजाई को वो गाना पसंद जरूर आता है। और तभी जब गोमेज तामा पर हमला करने के लिए आता है तब तामा उसके हमले से बचकर उसमें एक और किक मारती है और इसके बाद एक मुक्का। लेकिन गोमेज बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिस वजह से तामा को थोड़ी चोट भी आ जाती है। दोस्तों गोमेज के सींग बहुत ही ज्यादा पैने होते हैं और इसके बाद गोमेज अपनी पूरी ताकत से तामा पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी डाजाई उसे रोककर कहता है, ओह पहले क्या तुम हम दोनों को मार सकते हो? अपने बेवकूफ पिता से बचने के बाद प्रिंसेस मेरे साथ मरना चाहती हैं। ये सब सुन महाराज कहते हैं, अरे ये आदमी बोल क्या रहा है? लेकिन तभी गोमेज कहता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी किए देता हूँ। तुम दोनों को मारने के बाद मैं इस राजा को मारकर इस पूरे राज्य में आग लगा दूंगा, सारे लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। डाजाई कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हमारी ख्वाहिश तो सिर्फ मरना है ना राजकुमारी चार्लोट। और अगले ही पल में गोमेज इन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक चार्लोट अपने मरने का इरादा बदल लेती है क्योंकि वो जिंदा रहकर इस राज्य के लोगों की हिफाजत करना चाहती है। ये सुन डाजाई चार्लोट को दूर धक्का देकर कहता है, मैं जानता था राजकुमारी तुम बहुत अच्छे दिल की हो, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं मरोगी। और जैसे ही चार्लोट दूर गिरती है तभी एनेट डाजाई के सामने एक बैरियर लगा देती है जिससे गोमेज का हमला डाजाई को छू तक नहीं पाता। और अब एनेट कहती है, जब तक मैं उसके साथ हूँ कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। और तभी अचानक गोमेज के दोनों सींग टूट जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर तामा उस पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। और इस हमले की वजह से गोमेज दीवार को तोड़ता हुआ नदी में जाकर गिरता है, जिसके बाद ये दोनों चैन की सांस लेती हैं। और तामा यहाँ कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया एनेट। वो कहती है, नहीं बचाया तो तुमने है मुझे तामा। और इनकी दोस्ती के नाम ऑटो एक गाना गाने लगता है। लेकिन तभी महाराज चार्लोट से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ ना सका, मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं, मुझे माफ कर दो चार्लोट। सो अब चार्लोट कहती है, पिताजी अब से हम दोनों मिलकर इस राज्य को और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। और इसके बाद महाराज चार्लोट को गले लगा लेते हैं। वैसे इस सब नजारे के बीच डाजाई कहता है, हाँ, मैं फिर से मर नहीं सका।
अब अगले सीन में जब इस राज्य पर मॉन्स्टर्स हमला करते हैं तब हर एक चीज का नेतृत्व प्रिंसेस चार्लोट करती है, एक नई राजा बनकर, और सारे सोल्जर्स उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं। एक नई काफी छोटी उम्र की रानी क्वीन चार्लोट। दूसरी ओर तामा और एनेट डाजाई की कब्र को खींचकर ले जा रही थी, चार्लोट के बारे में बातें करते हुए। उसका आगे का सफर बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। सो तभी कब्र में से आवाज आती है, ये उसका खुद का फैसला है, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बाहर निकल कर कहता है, कुछ भी कहो, मरती हुई लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होकर सब कुछ संभालती हैं वो भी अपने अंदाज में बहुत खूबसूरत होती हैं। वैसे ये आसमान भी कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, एनेट और तामा को चढ़ाई वाली जगह पर डाजाई की कब्र को खींचने में काफी दिक्कत हो रही थी, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एनेट और तामा को देखते हैं जो काफी देर से डाजाई की कब्र लेकर आगे बढ़ रही थी, और इसीलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाती हैं। और इसके बाद एनेट डाजाई को खाने के लिए ब्रेड देती है, लेकिन डाजाई कहता है, क्या तुम्हारे पास बॉइल्ड टोफू नहीं है? अब एनेट को पता नहीं होता कि आखिर ये क्या होता है, इसीलिए वो इस नाम को अपनी किताब में लिख लेती है ताकि अगले टाउन में वो डाजाई के लिए इस खाने को खरीद ले। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तीनों तामा के होम टाउन ग्रुन की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले एनेट ज़ुइटेन टेम्पल जाने की बात कहती है। तामा कहती है, ठीक है, लेकिन वहाँ क्यों? सो एनेट बताती है कि दूसरी दुनिया से लोग इस दुनिया में 4 मंदिरों में आते हैं, और इसके बाद वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन डाजाई डीमन लॉर्ड को हराना नहीं चाहता, बल्कि सच्चन को ढूंढना चाहता है, इसीलिए इन्हें उन 4 मंदिरों से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन तामा इस बात से परेशान हो जाती है कि ये चारों टेम्पल दुनिया के कोने में हैं, यानी कि चारों टेम्पल में जाने के लिए इन्हें पूरी दुनिया घूमनी होगी। और वैसे एनेट नहीं चाहती कि डाजाई डार्क लॉर्ड से लड़े, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुन तामा कहती है, एनेट तुम सेंसाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, है ना? वो कहती है, नहीं, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझ में एक नई जान डाली है। लेकिन बेचारी एनेट का इस बात से दिल टूट जाता है कि अगर ये सच्चन डाजाई की लवर निकली तो। यहाँ तामा कहती है, अपने होम टाउन पहुँचने तक मैं भी तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन इस बात से एनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो डाजाई के साथ अकेले रहना चाहती है। लेकिन तामा पूछती है कि तुमने टेम्पल के अपने काम को छोड़ दिया है, तो क्या तुम्हें ज़ुइटेन टेम्पल में घुसने दिया जाएगा? वो बताती है, ज़ुइटेन टेम्पल की हेड प्रीस्ट उसकी काफी अच्छी दोस्त है, और इसके अलावा उसने अपने फैमिलियर के जरिए अपने रेजिग्नेशन लेटर को डिलीवर कर दिया है। और इसके बाद हमें एनेट का फैमिलियर देखने को मिलता है, एक चमगादड़ जो डाजाई का खून पी रहा था। इसके बाद एनेट अपने फैमिलियर से पूछती है, तुमने मेरे रेजिग्नेशन लेटर को डिलीवर कर दिया है ना? लेकिन तभी वो अपने मुंह में से एनेट का रेजिग्नेशन लेटर निकालता है, जिस वजह से एनेट अपने फैमिलियर को गुस्से में फेंक देती है। लेकिन तभी डाजाई उस फैमिलियर से कहता है, तुम काफी वफादार हो जो अपने मास्टर तक वापस लौटे, तुम्हारा नाम मेलॉस है। डाजाई की बातें सुन वो फैमिलियर खुशी के मारे उछलने लगता है। लेकिन इसके बाद डाजाई फिर से अपनी कब्र में लेट जाता है। वहीं एनेट दुखी थी क्योंकि उसका रेजिग्नेशन लेटर हेड प्रीस्ट के पास नहीं पहुंचा। लेकिन तभी अचानक मेलॉस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगले ही पल में इनके पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन को इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है, लेकिन इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर एक ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है। और तभी अचानक इनके पीछे एक लड़की आ जाती है, और इसके बाद वो इस ड्रैगन की ओर जाने लगती है और उसे सहलाने लगती है, जो देख इन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। दोस्तों, उस लड़की ने इस ड्रैगन को अपना पालतू बना लिया है। तभी वो लड़की कहती है, इस इलाके में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी डाजाई कब्र से बाहर आकर कहता है, क्या खाना खाने का वक्त हो गया? तभी ये दोनों कहती हैं, डरना मत, ये ना दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है, वो अपना कोट उतार कर कहती है, मैं इसे मार दूंगी। दोस्तों, ये लड़की भी एक ड्रैगन होती है और ये दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को मारती है। और इसके बाद ये लड़की अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक स्पेल कास्ट करती है। लेकिन उसके हमले से बचने के लिए एनेट अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन उस लड़की का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि एनेट का बैरियर टूटने लगता है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तामा और एनेट वहीं जमीन पर पड़े होते हैं। वहीं वो लड़की उनकी ओर आ रही थी, जिस वजह से ये दोनों डाजाई को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। लेकिन तभी वो लड़की इन पर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके इन्हें दबाने लगती है, और अचानक ही उस लड़की के गले में एक मार्क अपीयर होता है, जिसे देख एनेट समझ जाती है ये लड़की ही द रेथफुल डीमन लॉर्ड है।
और इसके बाद ये डीमन लॉर्ड एक और हमला करने ही वाली थी कि तभी डासाई कहता है, तुम सिर्फ दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को मारती हो, है ना? लेकिन ये दोनों तो इसी दुनिया की हैं और तुम्हारा असली ओपोनेंट तो मैं हूँ और मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अगले ही पल में वो डीमन लॉर्ड अपने हाथ को डासाई के आर पार कर देती है, जिसके बाद डासाई वहीं गिर जाता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड यहाँ से जाने लगती है और डासाई को मरा पड़ा देख एनेट और तामा भी वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन तभी डासाई खड़ा होकर कहता है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत नफरत है और नफरत की वजह से कई दफा हम दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी कई दफा ऐसा हुआ है। नफरत की वजह से मैंने खुद पर से कई मर्तबा काबू खोया है और शायद तुम्हारे साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकता हूँ। क्या तुम मुझे इस दर्द की वजह बता सकती हो? ये बातें सुन डीमन लॉर्ड अपने ड्रैगन को इशारा करती है और इसके बाद उस पर बैठकर वहां से जाते हुए कहती है, आखिर वो आदमी है कौन? और दोस्तों, डीमन लॉर्ड का नाम वॉल्डेलिया है। वहीं डासाई जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद हमें डोनर स्टैग रीजियन में ज़ुइटेन टेम्पल दिखाया जाता है। टेम्पल का कोई दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की उस दरवाजे को खोलती है। हम देखते हैं कि मेलोस एक चादर का रूप लेकर इन तीनों को अपने ऊपर बैठाकर यहाँ ले आया था। और जैसे ही ये लड़की एनेट को देखती है, उसके पास जाकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना एनेट? लेकिन एनेट कहती है, प्लीज उसकी मदद करो। जिसके बाद वो लड़की टेम्पल में मौजूद सभी प्रीस्ट को बुलाती है ताकि इन सभी के जख्मों को ठीक किया जा सके। अगले दिन हमें इस टाउन के बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहां डासाई एक जहर की बोतल खरीदता है जो बहुत ज्यादा जहरीली होती है, लेकिन वो उसे खुद ही पी लेता है। और ऐसा उसने इसी वजह से किया है क्योंकि पूरी तरीके से रिकवर हो जाने की वजह से उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। सो तामा उस पर गुस्सा करने लगती है। वहीं एनेट अपनी दोस्त के साथ बात कर रही है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया आशा। वैसे क्या तुम्हें किसी दूसरी दुनिया से आई सच्चन नाम की किसी लड़की के बारे में पता है? आशा कहती है, नहीं, वो हमारे टेम्पल में नहीं आई। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम एक दूसरी दुनिया से आए आदमी के साथ क्यों घूम रही हो? जैसे ही मैंने सुना कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, मुझे इस बात से काफी अच्छा लगा क्योंकि तुम इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही प्योर थी। लेकिन अब तुम एक दूसरी दुनिया से आए आदमी के साथ घूम रही हो। दूसरी दुनिया से आने वाले लोग अच्छे दिल के नहीं होते। भगवान से उन्हें जो ताकतें मिलती हैं वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए होती हैं, लेकिन वो उन ताकतों का इस्तेमाल अपने मजे के लिए करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आकर कहता है, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो, मुझे ये आकर बताओ जरा। उसको इग्नोर करते हुए आशा कहती है, तुम उसके साथ घूमना बंद करो, समझी एनेट? लेकिन तभी वो आदमी कहता है, मैं जितना चाहे उतना इस दुनिया के पैसे को बना सकता हूँ, जिससे तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। लेकिन तभी आशा उन पैसों को उसी के मुंह पर मार देती है, जिस वजह से वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और आशा कहती है, देखा, दूसरी दुनिया से आए लोग ऐसे होते हैं। एनेट कहती है, लेकिन डासाई बाकी सबसे अलग है। वो कहती है, नहीं, मैं उसे देखकर बता सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। सो एनेट कहती है, नहीं, डासाई ने मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है। तभी डासाई एनेट के पास आकर उससे एक ड्रग खरीदने के लिए पैसे मांगता है और वो खुशी खुशी उसे पैसे दे देती है, जो देख आशा को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए सच में खतरनाक है। इसके बाद आशा कहती है, वैसे इसे देखकर लगता नहीं कि इसके पास कोई खास काबिलियत होगी। एनेट बताती है कि डासाई के पास तो कोई काबिलियत ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डालकर डीमन लॉर्ड का सामना किया। लेकिन तभी आशा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? द रेथफुल डीमन लॉर्ड 7 दिन पहले ही एक दूसरी दुनिया के हीरो से हार चुका है। और इसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का महल दिखाया जाता है, जहां राजगद्दी पर डीमन लॉर्ड की लाश होती है। और इसके बाद हम डीमन लॉर्ड वॉल्डेरिया को देखते हैं, जो असली डीमन लॉर्ड की बेटी है। दूसरी ओर एनेट जब ये बात तामा को बताती है, तब उसे तो यकीन ही नहीं होता कि डीमन लॉर्ड हार चुका है। लेकिन एनेट यहाँ खुश होती है क्योंकि अब इनकी दुनिया में शांति फिर से लौट आएगी। लेकिन तभी तामा पूछती है कि अगर डीमन लॉर्ड 7 दिन पहले हार चुका है, तब वो कौन थी? और इसके अलावा डासाई भी इस दुनिया में 7 दिन पहले ही आया था। लेकिन डीमन लॉर्ड के हार जाने के बाद भी डासाई इस दुनिया में लाया क्यों गया? दूसरी ओर डासाई काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है, मैं वो शख्स हूँ जो अपनी जिंदगी एक कलम और कागज के बीच गुजारता था। तामा पूछती है, आपको क्या हो गया अब? वो बताता है, मैं इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया से रिलेटेड कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी अच्छा नहीं लिख पा रहा। ये बातें सुन एनेट पूछती है, क्या आपने हमारी पहली मुलाकात के बारे में भी कुछ लिखा है? वो बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा है एनेट। और इस बात से एनेट को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डासाई कहता है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो उसे लिखने में मजा आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हो। सो एनेट सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम सभी टाउन में घूमने को चलें। और टाउन में आने के बाद एनेट डासाई के लिए ये आर्मर खरीदती है, सिल्वर आर्मर। और इस आर्मर की खास बात यह है कि ये मैजिक स्पेल्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है।
यानी कि जब भी डाजाई पर कोई हमला होगा तो उस हमले का उस पर कोई असर होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, डाजाई के लिए आर्मर बहुत बड़ा होता है और इसके बाद एनेट डाजाई को इस आर्मर का हेड भी पहना देती है। अब बेचारा डाजाई बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि एनेट और तामा शायद से कुछ खरीदने के लिए चली गई हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ से आशा गुजरती है और वो डाजाई को उस आर्मर में देखकर हैरान हो जाती है। वैसे डाजाई को देख वो कहती है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, दूसरी दुनिया से आया आदमी अब से एनेट मेरे साथ रहेगी। वो दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेती है और एक दिन यही भरोसा उसके दुख का कारण बनेगा। इसीलिए उसकी दोस्त होने के नाते मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकती। सो डाजाई कहता है इस बात का फैसला एनेट खुद करेगी कि वो मेरे साथ आना चाहती है या नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो एक पिंजरे में कैद होकर जिए। सो आशा कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसके आसपास कुछ भेड़िए होते हैं और इसके साथ वो आदमी भी होता है जिसे आशा ने मारकर भगा दिया था। और ये आदमी यहाँ जनता से कहता है ये दूसरी दुनिया से आया वो हीरो है जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएगा, लॉर्ड सुजुकी। और अब सुजुकी कहता है मेरी बात सुनो गाँव वालों, कुछ दिन पहले डीमन लॉर्ड हार चुका है कुछ हीरोज के द्वारा। अब इस दुनिया में चारों ओर शांति होगी। ये बातें सुन पूरी जनता खुशी के मारे उछलने लगती है। लेकिन तभी सुजुकी कहता है तुम सभी को तुम्हारी खुशी लौटाने वाला कौन है? हम दूसरी दुनिया से आए हीरोज। हम अपनी जान खतरे में डालकर तुम सभी की हिफाजत करते हैं। इसी वजह से अब एक नए दौर का आरंभ होगा, एक ऐसा दौर जिसमें इस दुनिया पर दूसरी दुनिया से आए हीरोज का राज होगा। तभी ये मोटा कहता है और इस टाउन पर राज करेंगे हमारे लॉर्ड सुजुकी, इसीलिए इनके सामने झुको। अब जनता को तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन तभी ये मोटा कहता है लॉर्ड सुजुकी वो रही वो एल्फ जिसने मेरे खिलाफ हिंसा की। सो अब सुजुकी उसकी ओर जाने लगता है, तुमने दूसरी दुनिया से आए एक हीरो के खिलाफ हिंसा की? एनेट कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये बस एक गलतफहमी है। लेकिन तभी सुजुकी एनेट के सिर पर हाथ रखता है और मुस्कुराता है और इसके बाद वो एनेट पर अपनी पेट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से एनेट की आत्मा एक पिंजरे में कैद हो जाती है और अब एनेट वहीं गिर जाती है। एनेट की आंखें काली पड़ चुकी हैं, जिस वजह से टामा इस मोटे से पूछती है तुमने एनेट के साथ क्या किया? मोटा बताता है लॉर्ड सुजुकी की स्किल पेट किसी को भी उनका गुलाम बना लेती है, यानी कि अब एनेट सुजुकी की गुलाम बन चुकी है। जो देख तामा गुस्से में इस मोटे को मारने ही वाली थी कि तभी सुजुकी उसके सिर पर भी हाथ रखकर उसे भी अपना गुलाम बना लेता है। चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर, मेरी स्किल सबको मेरा गुलाम बना लेती है। लेकिन तभी आशा उसे आकर रुकती है, मैंने कभी तुम्हें अपनी स्किल का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना नहीं सिखाया, तुम फिर भी मासूम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। सो अब बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। सो अब सुजुकी कहता है अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे टाउन को तबाह कर दूंगा और अपना एक नया साम्राज्य बनाऊंगा। जिसके बाद सुजुकी के पेट्स लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सब देख आशा सुजुकी को कमीना कहती है। वो कहता है मुझे कमीना मत कहो, बल्कि मुझे हमारी पहली मुलाकात की तरह हीरो बुलाओ। वैसे मैं तुम्हारे चर्च का इस्तेमाल अपने कैसल के रूप में कर सकता हूँ। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी के पेट्स ने पूरे टाउन में आग लगा दी है, लोग डर कर भाग रहे हैं। और तभी अचानक तामा उस आर्मर पर हमले करने लगती है जिसमें डाजाई होता है। लेकिन तामा के हमले आर्मर पर कोई असर नहीं करते। सो डाजाई कहता है एनेट ने सही कहा था, ये आर्मर मुझे हमलों से बचाएगा। लेकिन अगले ही पल में तामा बहुत जोर से एक मुक्का मारती है, जिस वजह से वो आर्मर टूट जाता है। लेकिन तभी एक टुकड़ा तामा के सिर में लगता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। और इसके बाद हमारा प्यारा डाजाई तामा को एक ड्रम में डाल देता है और उस पर लिख देता है जंगली बिल्लियों से बच कर रहिए। लेकिन तभी अचानक वहाँ आशा आकर गिरती है। डाजाई उसे हेलो कहता है, लेकिन तभी आशा उससे कहती है ये देखो तुम्हारी ही तरह एक दूसरी दुनिया से आए आदमी ने ये सारी तबाही मचाई है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रहा है। लेकिन जब वो इस दुनिया में आया था तब वो ऐसा नहीं था, वो बहुत कमजोर और शर्मीला था। लेकिन तभी अचानक डाजाई इन बातों को अपनी बुक में लिखने लगता है। तुम्हारी ये बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, मैं उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ। कहाँ है वो? आशा बताती है कि वो चर्च की ओर गया है। सो अब डाजाई वहाँ जाने लगता है। लेकिन आशा कहती है तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन डाजाई कहता है मुझे एक फीलिंग आ रही है कि अब जाकर मैं अपने मास्टरपीस को लिख पाऊंगा। उसकी बात सुन आशा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद ये दोनों चर्च तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आशा फिर से डाजाई से कहती है तुमने उसकी ताकत देखी है, तुम उसका सामना चाहकर भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम बिना किसी प्लान के अंदर जाओगे तो उसके बीस्ट तुम्हें चीर फाड़ देंगे। लेकिन तभी वो डाजाई के हाथ में जहर की बोतल देखती है, जिस वजह से उसे लगता है कि डाजाई इस जहर का इस्तेमाल सुजुकी के बीस्ट के खिलाफ करेगा।
लेकिन डाजाई तो उस जहर को पी लेता है। जो देख आशा डाजाई से कहती है हम दोनों अंदर पीछे के दरवाजे से जाएंगे, यही सही रहेगा। लेकिन अचानक ही डाजाई दरवाजे को खोल देता है। हेलो कोनिचिवा, और बेचारी आशा का पोपट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं जहाँ एक गद्दी पर सुजुकी बैठा हुआ था। ओह, तो तुम इसे अपनी मदद के लिए लेकर आई हो। डाजाई कहता है मैं यहाँ तुम्हारी कहानी को लिखने आया हूँ। जो सुन सुजुकी कहता है अच्छा, तो तुम हीरो सुजुकी की कहानी लिखने आए हो कि कैसे उसने दूसरी दुनिया को जीत लिया। डाजाई कहता है नहीं, ये कहानी एक ऐसे आदमी की होगी जो अपनी औकात से ज्यादा ताकत पाकर बेकाबू हो गया। अब ये बात सुन सुजुकी अपने बीस्ट मॉन्स्टर्स को उठाते हुए कहता है तुमने हीरो की बेइज्जती करके गलती की है जिसकी सजा मौत है। और अगले ही पल में सुजुकी के बीस्ट डाजाई पर हमला कर देते हैं। सो डाजाई की मदद करने के लिए आशा आ जाती है। वो अपने मैजिक से उन बीस्ट को वहीं खत्म कर देती है, लेकिन एक बीस्ट उस पर हावी होने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर दो बीस्ट डाजाई पर फायर बॉल अटैक करते हैं। लेकिन अचानक ही डाजाई के सामने सिल्वर आर्मर का हेड आ जाता है, जिससे डिफ्लेक्ट होकर वो फायर बॉल अटैक वापस इन्हीं में आकर लगता है और इस हेलमेट के अंदर होता है मेलोस। डाजाई उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन यहाँ ये मोटा अब डाजाई से घबराने लगता है। सुजुकी कहता है शांत रहो, क्योंकि अभी भी मेरे पास ये ग्रेट वुल्फ है। और इसके बाद ये वुल्फ डाजाई के ऊपर हमला कर देता है और उसमें अपने दांत कड़ा देता है। लेकिन अगले ही पल में डाजाई की बॉडी में मौजूद जहर इस वुल्फ के अंदर आने लगता है, जिस वजह से वो वुल्फ वहीं गिरकर मर जाता है। और ये देख कि एक हाई वुल्फ कितनी आसानी से मर गया, ये मोटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से डरकर भाग जाता है। वहीं आशा डाजाई के जख्म को ठीक करने लगती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुजुकी हार नहीं मानता और अपने ट्रम्प कार्ड एनेट को बाहर निकालता है। एनेट की हालत देख आशा भी घबरा जाती है और अब सुजुकी कहता है इन दोनों को खत्म कर दो। और इसके बाद एनेट एक खंजर निकाल लेती है और अगले ही पल में आशा के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से आशा काफी दूर फेंक जाती है। और इसके बाद वो डाजाई से कहती है हमें यहाँ से भागना होगा, इस वक्त हम एनेट का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी डाजाई आगे बढ़ते हुए कहता है एनेट इतनी भी कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। सो सुजुकी कहता है जो कोई भी एक बार मेरी स्किल पैड के कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद उसका फिर से होश में आना नामुमकिन है। अब ये लड़की जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। डाजाई एने के करीब आकर कहता है इस बात का फैसला ये खुद करेगी, ना कि तुम। मैं जानता हूँ एनेट, तुम कोई ऐसा परिंदा नहीं हो जो एक पिंजरे में कैद रहोगी। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि एनेट का एक हाथ डाजाई पर हमला करने से उसे रोक रहा था। जो देख सुजुकी कहता है ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से उसे खत्म कर दो। लेकिन तभी हम एनेट को देखते हैं, यानी उसकी आत्मा, जो हमेशा से एक अंधेरी जगह में एक पिंजरे में कैद रहती आई है। लेकिन डाजाई ने उसकी जिंदगी में आकर उसे आजादी और रोशनी दोनों दी हैं। और अगले ही पल में एनेट उस खंजर को अपने ही पैर में मार लेती है और सुजुकी की कैद से आजाद हो जाती है। और इसके बाद डाजाई उसे थाम लेता है और आशा से एनेट के जख्मों को ठीक करने को कहता है, जिसके बाद आशा एनेट के जख्म को हील करने लगती है। और वहीं सुजुकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसकी कैद से बाहर आ गई, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उसी खंजर को उठाता है और खुद को उससे खत्म करने ही वाला था कि तभी एक हाथ उसे ऐसा करने से रोक देता है। और ये होता है डाजाई। डाजाई के हाथ से खून बहने लगता है और वो कहता है मैं अभी तुम्हें मरने नहीं दे सकता, चलो अब मुझे अपनी कहानी बताओ। लेकिन यहाँ सुजुकी बहुत घबराया हुआ होता है और अचानक ही हमें सुजुकी की कहानी बताई जाती है, जहाँ उसकी क्लास के बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। वो उसके पैसे छीनकर उसे मारते थे। उसकी जिंदगी हमेशा से ऐसी थी, उससे ताकतवर हर एक शख्स उसे अपना गुलाम बनाता था। उसने अपनी ऐसी जिंदगी को कई दफा खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन कभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई। और एक रात घर जाते हुए रास्ते में एक शराबी उसे धक्का देकर उसी पर चिल्लाने लगता है और बेचारे सुजुकी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक ट्रक आकर उसमें टक्कर मार देता है, जिसके बाद वो आशा के मंदिर में दूसरी दुनिया में पहुंचता है और वो उसे बताती है कि उसे एक हीरो बनने के लिए चुना गया है और उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल डीमन लॉर्ड को हराने के लिए करना होगा। जिसके बाद सुजुकी हिम्मत करते हुए कुछ मॉन्स्टर्स को अपना पेट बनाता है और अपने पेट्स की मदद से वो दूसरे बुरे मॉन्स्टर्स से फाइट भी करता है और अपनी ताकत से वो काफी खुश होता है। लेकिन जब वो टाउन में आता है तब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और उसकी बुराई करने लगते हैं। और जब रास्ते में कोई उससे टकराता है तब वो उस पर ही चिल्लाता है, जिस वजह से उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है। और इसके बाद से ही सुजुकी बुरा बनने लगता है, क्योंकि चाहे वो दुनिया हो या ये दुनिया, हर कोई उस पर अपनी ताकत दिखाता है। इसीलिए अब वो भी इस दुनिया पर अपनी ताकत दिखाएगा। और अब प्रेजेंट में वो कहता है चाहे मैं किसी भी दुनिया में चला जाऊं, मैं बस एक कमजोर और बेवकूफ लड़का रहूंगा।
लेकिन तभी डासाई कहता है, तुम पर लिखी मेरी कहानी पूरी हुई। एक ऐसे दुखी लड़के की कहानी जो दूसरी दुनिया में आने के बाद भी कुछ नहीं कर सका, ना ही एक हीरो बन सका और ना ही एक विलन। और ये सब हुआ उसकी खुद की कमजोरियों की वजह से। मैं इस कहानी को नाम दूंगा नो लॉन्गर हीरोइक नहीं। और इसके बाद वो अपने खून से लिखता है, इसका नाम होगा नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। और अगले ही पल में डासाई की किताब बहुत ग्लो करने लगती है और उस किताब के पन्ने फटकर सुजुकी को घेर लेते हैं। और डासाई कहता है, शुक्रिया सुजुकी, तुम्हारी बदौलत मैं एक ऐसी कहानी लिख सका जिससे मुझे सुकून मिला, लेकिन इसे एक मास्टरपीस नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद वो एक पेज को पकड़कर उसे फाड़ देता है और इसके बाद अगले ही पल में कुछ अजीब होता है। सुजुकी को घेरे हुए सारे पन्ने अचानक ही चलने लगते हैं और उसके नीचे एक सर्कल अपीयर होता है, जिसे देख आशा और एनेट कहती हैं कि अरे ये तो वो मैजिक सर्कल है जो तब अपीयर होता है जब दूसरी दुनिया से कोई आता है, लेकिन आखिर ये सुजुकी के नीचे क्यों अपीयर हो रहा है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि उस मैजिक सर्कल से बहुत तेज रोशनी निकलती है। और इसके बाद जब ये सब कुछ थमता है तब हम देखते हैं कि सुजुकी यहाँ से गायब हो चुका है। आशा को यकीन ही नहीं होता कि एक दूसरी दुनिया से आया शख्स अपनी दुनिया में वापस लौट गया। और तभी एनेट बताती है कि पहले डासाई की कोई ताकत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब उसकी स्किल दिखाई दे रही है, स्टोरी टेलिंग, जिसे देख आशा समझ जाती है कि ये एक ऐसी यूनिक स्किल है जो सिर्फ दूसरी दुनिया से आए लोगों के खिलाफ ही अपीयर होती है। इसका मतलब डासाई को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में दूसरी दुनिया के लोगों से लड़ने के लिए बुलाया गया है। लेकिन तभी डासाई वहाँ लेट कर कहता है, मैं फिर से एक मास्टरपीस नहीं लिख पाया, क्या मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिसके जरिए मैं एक मास्टरपीस लिख सकूं। वहीं दूसरी ओर सुजुकी के जाने से उसके टेम्ड बीस्ट फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और तामा भी उस डिब्बे में से बाहर निकलती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिर मैं इसके अंदर क्या कर रही थी। और इसके अगले सीन में हम डासाई को एक नई चमकती हुई कब्र में देखते हैं और ये कब्र उसने आशा से कहकर मंगवाई है। लेकिन इसके बाद वो एनेट से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद वो उससे कहती है, डासाई को इस दुनिया में एक बहुत ही जरूरी किरदार निभाने के लिए बुलाया गया है जिससे इस दुनिया का भविष्य तय होगा, लेकिन तुम्हारे आगे का सफर बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अच्छे से सपोर्ट करो। ये बात सुन एनेट खुश होकर कहती है, हाँ मैं करूंगी। और इसके बाद एनेट और तामा फिर से डासाई को खींचने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी आशा डासाई से पूछती है, क्या सुजुकी ऐसा इसीलिए बन गया था क्योंकि इस दुनिया ने उसे इतनी ज्यादा ताकत दी थी जितनी उसके काबू के बाहर थी? क्या वो फिर से अपनी दुनिया में जाकर वो दुख भरी जिंदगी जी रहा होगा? डासाई कहता है, इस दुनिया के सुजुकी द हीरो की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी अपनी दुनिया में उसकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी कहानी को मास्टरपीस बना पाता है या नहीं। वैसे ये सुनकर आशा मुस्कुराती है और इन तीनों को अलविदा करती है। वहीं आखिर में हम सुजुकी को उसकी दुनिया में देखते हैं जो एक आदमी के पास आया था काम मांगने के लिए। वो आदमी पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? लेकिन तभी अचानक सुजुकी को उसने जो किया वो सब याद आता है। सो तभी वो आदमी कहता है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, वैसे तुम कल से काम पर आ सकते हो। इसके बाद सुजुकी अपने घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में अचानक ही बर्फ गिरने लगती है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सोवरेन रिलीजियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के चर्च में हम देखते हैं कि अचानक ही आशा सम्मन होती है। उसके अलावा वहाँ पर एक और पुजारी था, इसका नाम बोल्फ है। आशा उससे कहती है, तुम फिर से शराब पी रहे हो? वो ये कहते हुए शराब पीने लगता है, मैं हमेशा ही शराब पीता हूँ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम इंसानों के बीच रहती हो। मेरी जिंदगी तो किसी बुरे ख्वाब की तरह हो गई है जहाँ मुझे हर वक्त ड्वार्फ्स के साथ डील करनी पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ एक और पुजारी जो कि एक गॉब्लिन होता है आकर कहता है, आपको किसी भी नस्ल के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुजारी बोल्फ कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आप कोई एल्फ नहीं हैं बल्कि पुजारी बनने वाले पहले गॉब्लिन हैं। जिस पर गॉब्लिन कहता है, हर एक जाति में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, जैसे कि एल्फ्स में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे कहलाने के लायक नहीं होते। उसकी ये बात सुन बोल्फ उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उनकी इस बहस से आशा का दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ इस मंदिर के पुजारी कार्डिनल मिलर आते हैं। इसके बाद ये सभी एक साथ बैठ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। कार्डिनल मिलर ने इन सभी को यहाँ पर बुलाया होता है, लेकिन मीटिंग के शुरू होने से पहले ही वहाँ पर एक और पुजारन आती है, लेकिन सीढ़ियाँ उतरते वक्त वो वहीं गिर जाती है। लेकिन इसके बाद वो फिर से अपनी टोपी पहनती है और बाकी सबसे अपनी ऐसी हरकत की वजह से माफी मांगती है। मिलर बताते हैं कि ये एस्टन टेम्पल की नई पुजारन है और ये लड़की एनेट की रिप्लेसमेंट है। और वो सभी को बताती है, मेरा नाम एरिया है, मुझ में अनुभव की थोड़ी कमी है, इसीलिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। और वो बताती है कि उसके वहाँ रिपोर्ट करने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ये बताना भूल जाती है कि किंग ऑफ रॉथ की बेटी ने अब राजगद्दी संभाल ली है और इस वजह से वो मिलर से माफी भी मांगती है। इसके बाद ये गॉब्लिन बताता है, मैं एल्टॉन हूँ वियटन टेम्पल से
और मेरे राज्य में चारों ओर सुख शांति बनी हुई है और इस वक्त हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। और इसके बाद ये बताते हैं, मैं हूँ वॉल्फ ड्रीट एंड टेम्पल से और मेरे राज्य में पानी की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसे संभालने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। मिलर कहता है, मैंने सुना है कि वहाँ डॉर्फ कुछ मांग कर रहे हैं। वॉल्फ कहता है, वो सब फालतू की बातें हैं क्योंकि उनमें दिमाग ही नहीं है। और इसके बाद आशा कहती है, मैं स्वीडन टेम्पल से आशा, और मेरे राज्य में कुछ दिन पहले एक दूसरी दुनिया से आया आदमी चारों ओर तबाही मचा रहा था और इस वक्त हम उस टाउन को फिर से बना रहे हैं जहां उसने तबाही मचाई थी। अब ये बात सुन मिलर कहते हैं, आज मैंने दूसरी दुनिया से आए लोगों के बारे में ही चर्चा करने के लिए ये मीटिंग रखी है। जैसा कि मैं तुम सभी को बता चुका हूँ कि कुछ दिन पहले दूसरी दुनिया से आए लोगों के एक ग्रुप ने डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया है और इसीलिए पॉप ने डिसाइड किया है कि दूसरी दुनिया से जुड़े वो समनिंग सर्कल जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लोगों को लाते हैं उन्हें अभी सील कर दिया जाएगा। ये सुन वॉल्फ कहता है, अब हमें उन दूसरी दुनिया से आए लोगों को संभालने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन मिलर इन सबको बताते हैं कि जिन 7 दूसरी दुनिया से आए लोगों ने डीमन लॉर्ड को हराया था, अब उन्हीं ने डीमन लॉर्ड की गद्दी को हथिया लिया है और उन्होंने पॉप को एक मैसेज के जरिए बताया है कि अब से पूरी दुनिया पर उनका राज होगा। ये सुन आशा पूछती है, तो पॉप का क्या कहना था? मिलर बताते हैं कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगता था कि दूसरी दुनिया से आए लोग वो एंजल्स होते हैं जो हमारी दुनिया को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन बेचारा वो क्या जानता था कि दूसरी दुनिया से आए लोग दगाबाज निकलेंगे और इसीलिए अब ये कहने में कोई बुराई नहीं कि अब हमारा सामना दूसरी दुनिया से आए लोगों के खिलाफ होने वाला है। जिन 7 लोगों ने इस दुनिया को बचाया था अब वही इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं और अब दूसरी दुनिया से आए लोगों ने तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। और डीमन लॉर्ड की बेटी वॉल्डेल्डिया जो डीमन लॉर्ड के कैसल से भाग निकली थी, हम उसे भी अनदेखा नहीं कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारी इस दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है और इस नए दौर में हमें अपनी दुनिया को बचाना होगा। वॉल्फ कहता है, लेकिन हम इतनी सारी दिक्कतों का सामना कैसे करेंगे क्योंकि अब दूसरी दुनिया से आए लोग इनके दुश्मन बन गए हैं और इसी बात को लेकर हर कोई परेशान होता है। लेकिन तभी आशा को दासाई की याद आती है जिसने किस तरह सुजुकी को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया था और इसीलिए वो कहती है, उन लोगों को हराने का एक रास्ता है। मैं अपने राज्य में एक दूसरी दुनिया से आए आदमी से मिली थी और उसके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो दूसरी दुनिया से आए लोगों को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। ये बात सुन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और तभी वहाँ एक शख्स आते हुए कहता है, क्या ये सच है आशा? और उसे देखते ही सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और ये आदमी आशा से कहता है, तुम मुझे उस आदमी के बारे में और बताओ। वहीं दूसरी ओर हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है और हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो आसमान की ओर देखकर कोई गाना गुनगुना रही थी। सो तभी एक आदमी उससे कहता है, तुम फिर से अपने प्यार को याद कर रही हो? और इसके बाद वो आदमी शराब के प्यालों में शराब को डालते हुए कहता है, हमारे साथी अलग अलग राज्यों की ओर निकल चुके हैं और हम यहीं रहकर ये देखेंगे कि अब इस दुनिया के साथ क्या होता है। वैसे दोस्तों, यही लड़की सच्चन है, हमारे डासाई का प्यार। वहीं दूसरी ओर डासाई, तामा और एनेट शाम होते होते एक टाउन में पहुंच जाते हैं और ये तीनों आज रात यहीं रुकेंगे। और दोस्तों, डासाई की कब्र को खींचने की वजह से तामा ने जो मेहनत की है उससे उसका लेवल 17 हो गया है, लेकिन इस बात से उसे कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती। लेकिन इसके बाद एनेट देखने लगती है कि यहाँ इन्हें रात गुजारने के लिए इन यानी कि होटल कहाँ मिलेगा। तभी एक लड़का उससे कहता है कि उसे इन उस ओर मिलेगी। वैसे क्या तुम तीनों ट्रैवलर्स हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जानकारी दे सकता हूँ जो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होगी। और इसके बाद वो इन दोनों को हीरो इंट्रोडक्शन सर्विस के बारे में बताता है जहाँ दूसरी दुनिया से आए लोग उन लोगों की पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है और उनके सफर में वो हीरो उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन दूसरी दुनिया के हीरो ये शब्द सुनकर तामा के जहन में इन दोनों का ख्याल आता है। वो लड़का कहता है, जो सोचना है जल्दी सोचो, मैं तुम्हारी मुलाकात एक दूसरी दुनिया से आए शख्स से करवा सकता हूँ, बस 40,000 रुपए लगेंगे। और इतने पैसे देने के लिए एनेट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। सो तामा उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पर एनेट कहती है, डासाई की सुरक्षा के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो लड़का कहता है, इस आदमी की मौत के बाद भी तुम दोनों इसकी डेड बॉडी की हिफाजत करना चाहती हो, आप बहुत महान हो। लेकिन तभी डासाई कब्र से बाहर आकर कहता है, माफ करना बच्चे, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और बस यही सुनकर वो लड़का बहुत डर जाता है। डासाई कहता है, मैंने कहा ना मैं जिंदा हूँ। और तभी तामा उसे बताती है कि ये आदमी भी एक हीरो है। लेकिन वो लड़का कहता है कि हीरोज इतने डरावने नहीं लगते। और इसके बाद वो जल्दी से एनेट से पैसे लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरा नाम नीर है, मैं जल्दी तुम्हारे पास एक असली हीरो को लेकर आऊंगा
और इस बात से अब तामा तो खुश होती है कि अब इनकी पार्टी को एक हीरो ज्वाइन करेगा और इसी वजह से अब तामा को डाजाई की कब्र नहीं खींचनी पड़ेगी। लेकिन काफी रात हो जाने के बाद भी नीर वापस नहीं आता और इनके अंदर ये तीनों अभी भी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। इनकी मालकिन पूछती है, तुम लोग कमरा बुक करने वाले हो या नहीं? एनेट कहती है, हम किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डाजाई कहता है, वो लड़का अब वापस नहीं आने वाला। ये बात सुन इनकी मालकिन कहती है, कहीं तुमने नीर नाम के किसी लड़के को पैसे तो नहीं दिए? वो बताती है कि वो लड़का ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाकर उनके पैसे ले लेता है। बेचारी एनेट लुट गई, बर्बाद हो गई। वो औरत कहती है कि उसने आपको बेवकूफ बना दिया है, बेचारी एनेट। और इसी वजह से तामा एनेट को गहरी सांसें लेने को कहती है। लेकिन यहाँ डाजाई पूछता है कि आखिर ये नीर है कौन? वो बताती है वो एक अनाथ लड़का है और वो दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लेकर अपनी जिंदगी गुजारता है और ऐसा कोई नहीं है जो उसको सही राह दिखा सके। कभी कभी तो मुझे उस पर बहुत दया आती है। अक्सर वो जिन हीरोज की बात करता है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि अगर हीरोज होते तब वो उसे बचाते। आखिर कब तक वो बच्चा ऐसी जिंदगी जीता रहेगा? और वहीं दोस्तों हम नीर को देखते हैं जिसके पास एक तलवार होती है और शायद से वो उसकी बहुत अजीज थी। लेकिन तभी अचानक कोई आकर नीर को पकड़ लेता है और इसके बाद हम कुछ आदमियों को देखते हैं जिन्होंने नीर को अगवा कर लिया था और उसके सारे पैसे भी उसे छीन लिए थे। यहाँ नीर उनसे पूछता है, आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? एक आदमी कहता है, आखिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, खुद सोचो। सुन नीर कहता है, मेरे दूसरी दुनिया के दोस्त मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उसकी बातें सुन ये तीनों हंसते हुए कहते हैं, हम ही दूसरी दुनिया से आए हीरोज हैं। और अब उन्हें ऐसे देख नीर हक्का पक्का रह जाता है। यहाँ एक लड़के के पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार होता है जो एक ड्रैगन के स्किल्स को भी भेद कर रख सकता है। और इसके बाद ये मोटा नीर को पकड़ के कहता है, ये बच्चा एक चोर है तो इसे क्या सजा दी जाए? चलो तुम्हें मौत की सजा देते हैं ताकि तुम दूसरी दुनिया में किसी हीरो से मिल सको। और वो आदमी नीर को अपने हथियार से मारने ही वाला था कि तभी डाजाई वहाँ आकर उसके हाथ की दिशा को जरा मोड़ देता है, जिस वजह से उसका वो हमला इस मोटे के पैर में आकर लगता है। और इसके बाद डाजाई उनसे कहता है, तुम जैसे लोगों को हीरोज नहीं कहा जा सकता और तुम्हें बच्चों से झूठ नहीं कहना चाहिए। डाजाई को देख ये आदमी उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है और वो अपने बॉस को बताता है कि ये भी एक दूसरी दुनिया का है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और साथ ही पॉइजन भी। ये बात सुन इनका बॉस कहता है, अरे इसने तो हमें डरा ही दिया था और हमें डराने की सजा इसे मौत मिलती है। लेकिन उसके ये अल्फाज सुनते ही डाजाई कहता है, क्या कहा तुमने? और बस इसके अगले ही पल में डाजाई की एचपी जो कि पहले 1 थी अब वो बहुत तेजी से इंक्रीज करने लगती है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इस वक्त डाजाई को ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। और यहाँ डाजाई कहता है, तुम मुझ पर अपने उस तीर से वार करना चाहते हो है ना? तो लो बिल्कुल इस दिल पर निशाना लगाना। और डाजाई को यहाँ देख इन दोनों की फट रही थी और इसीलिए ये दोनों अपने साथी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद डाजाई कहता है कि अरे ये तो भाग गए। लेकिन तभी नीर पूछता है, क्या तुम एक हीरो हो? डाजाई कहता है, नहीं मैं कोई इतना महान शख्स नहीं हूँ। और इसके बाद वो जाते हुए कहता है, दूसरों को धोखा सिर्फ जवान लोग देते हैं, लेकिन तुम तो अभी भी एक बच्चे हो, तुम्हें बड़ों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इसीलिए अभी सिर्फ अपने बचपने को जियो। और इसके बाद डाजाई वहाँ से चला जाता है बिना नीर की रस्सियाँ खोले। वैसे अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तामा और एनेट जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी तामा देखती है कि डाजाई झपकियां मार रहा है। सो एनेट पूछती है कि कल रात आप कहाँ गए थे? कहीं आप किसी औरत के साथ तो नहीं थे? लेकिन यहाँ डाजाई मुस्कुराने लगता है, जिस वजह से एनेट को और भी ज्यादा पीड़ा होने लगती है। लेकिन डाजाई अपनी कब्र में वापस लेट जाता है। लेकिन तभी नीर वहाँ आकर कहता है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसे देखते ही तामा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, हमारे पैसे वापस करो झूठे। वो कहता है, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास एक हीरो को लेकर आऊंगा। दोस्तों नीर भी इनके सफर पर जाने के लिए आ चुका है, इनका एक नया साथी बनकर। अब इसके बाद पूरी नींद लेने के बाद हम देखते हैं कि डाजाई चमक उठा है। लेकिन यहाँ डाजाई कहता है, मैं मरना चाहता हूँ। नीर पूछता है कि क्यों, आपको कहीं दर्द हो रहा है? डाजाई कहता है, मेरी ये जिंदगी ही एक दर्द है। अब ये बात सुन नीर इस बारे में तामा और एनेट से कहता है, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करती। और यहाँ तामा नीर से कहती है, अब तुम भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो, तो लो अब इस कॉफिन को खिसकाओ। जिसके बाद नीर उस कॉफिन को खिसकाना शुरू कर देता है और तभी इनके सामने इनकी डेस्टिनी आ जाती है, तामा का होमलैंड द सिटी ऑफ ग्रून। और यहाँ आकर तामा तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सिटी गेट के पास कुछ गार्ड्स होते हैं। सो तामा कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। वो क्या है ना कि मैं यहाँ काफी फेमस हूँ। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि इन्हें काफी सारे सैनिक घेर लेते हैं और कहते हैं, हिलना मत, तुम सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। और भाई यहाँ किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्यों हुआ। और डाजाई कहता है, अरेस्ट?
और इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनेट गले फाड़ फाड़ कर रो रही थी, प्लीज हमें कोई तो बाहर निकालो, भगवान, हीरोज, कोई तो बाहर निकालो। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वहीं डाजाई तो आराम से सो रहा था। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी जेल में होते हैं, जिस वजह से नीर कहता है हमें देखते ही जेल में कैद कर दिया गया, शायद तामा ने कोई बहुत ही भयानक गुनाह किया होगा। सो डाजाई पूछता है, एनेट, इस दुनिया में मौत की सजा किस तरह मिलती है? और डाजाई ऐसा इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वो जानना चाहता था कि इस दुनिया में मरने का तरीका कितना एक्साइटिंग होगा। लेकिन इसके बाद नीर कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, और इसके बाद वो आसानी से इस जेल के ताले को तोड़ देता है। नीर को लगता है कि डाजाई ऐसा करने की वजह से उसकी तारीफ करेगा, लेकिन डाजाई कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आकर इन तीनों को रस्सियों से बांध देते हैं। लेकिन डाजाई तभी मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम हमें मारने के लिए ले जा रहे हो, है ना? जो बात सुन वो गार्ड सोचता है ये पागल है क्या? और इसके बाद इस किंगडम का मिनिस्टर ब्रेयार्ड इन तीनों को मौत की सजा सुनाता है। एनेट पूछती है आखिर क्यों? जिस पर किंग साइबेरियन कहते हैं तुमने हमारी राजकुमारी मैटिल्डा को अगवा किया था। अब इससे पहले कि एनेट कुछ कहती, यहाँ पर शाही कपड़े पहनकर तामा आते हुए कहती है, पिताजी मैंने कहा ना मुझे अगवा नहीं किया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि तामा असल में किंगडम ऑफ ग्रिन की राजकुमारी है और इसका नाम मैटिल्डा है। जो बात जान एनेट और नीर हैरान रह जाते हैं। और तामा आगे कहती है मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग जगहों पर घूम रही थी और उसी दौरान मुझे ये सभी मिले, है ना एनेट? वो कहती है हाँ आपने सही कहा राजकुमारी। लेकिन किंग कहता है मैंने ऐसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तब मैं इन्हें छोड़ दूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम फिर से कोई भी बेवकूफी नहीं करोगी और अपनी माँ की तरह एक असली रॉयल्टी बनोगी। ये बात सुन तामा इन तीनों की ओर देख कर कहती है जैसा आप कहें पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज से एक राजकुमारी की तरह बिहेव करूंगी और तुम सभी मुझे माफ कर दो, हमारा साथ यहीं तक था। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और इन तीनों को आजाद कर दिया जाता है। रात में हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर डाजाई निराश होकर अपनी नींद की गोलियां खा रहा था। वो निराश इस बात से था कि उन्हें मौत की सजा नहीं मिली। लेकिन नीर कहता है मुझे लगा नहीं था कि तामा इस राज्य की राजकुमारी होगी। सो एनेट कहती है हाँ मैंने अब तक उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है, कहीं मुझे मौत की सजा न मिल जाए। लेकिन तभी एक वेट्रेस आकर कहती है क्या आप सभी राजकुमारी मैटिल्डा की बात कर रहे हैं? अरे वैसे मेरा नाम फोने है और मैं महल में राजकुमारी मैटिल्डा की सेवा किया करती थी। क्या आप सभी राजकुमारी के दोस्त हैं? नीर कहता है हाँ कल तक तो थे, लेकिन अब महाराज चाहते हैं कि वो अपनी राजकुमारी की जिम्मेदारियां उठाए। लेकिन तभी डाजाई कहता है मिस फोने, मुझे लगता है कि आप प्रिंसेस मैटिल्डा के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं जब मैं पहली बार तामा से मिला था तब उसे एक ट्री मॉन्स्टर ने कैप्चर कर लिया था और अब अपने राज्य में आने के बाद उसके ही पिता उसे इस तरह महल में कैद रखना चाहते हैं। उसके बारे में जानने की मेरी इच्छा अब बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये दोनों कहते हैं वो एक राजकुमारी है, शायद से हमें उसके पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहिए। लेकिन डाजाई कहता है मेरे लिए वो सिर्फ तामा है, ना कि कोई राजकुमारी। और इसके बाद फोने इन्हें वो सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाती है जो भी वो जानती है। दूसरी ओर तामा या कहें मैटिल्डा याद करती है कि किस तरह नीर और एनेट ये बात जान हैरान हो गए थे कि वो एक राजकुमारी है, लेकिन डाजाई नहीं। लेकिन तभी अचानक मैटिल्डा को एक शख्स दिखाई देता है और अचानक ही एक हमले से महल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है, जो देख तामा हैरान रह जाती है। और इस धमाके की वजह से किंग अपने कुछ सैनिकों के साथ आते हैं। वो देखते हैं कि राजगद्दी पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो कहता है ये वो राज्य है जहाँ पर डेमी ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन मैंने अब तक किसी भी डेमी वुमन को नहीं खाया है, उनका स्वाद कैसा होता होगा? किंग पूछते हैं तुम कौन हो? मेरा नाम काइबारा है, मैं उन हीरोज में से एक हूँ जिन्होंने डार्क लॉर्ड को हराकर इस दुनिया को बचाया, लेकिन अब मुझे लोग द फॉलन एंजल ऑफ ग्लटनी के नाम से जानते हैं। किंग कहते हैं तुम तो 7 फॉलन एंजल्स में से एक हो, है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस पूरे राज्य को खाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद काइबारा के पीछे एक बहुत बड़ा मुंह अपीयर हो जाता है। लेकिन तभी कुछ सैनिक कहते हैं तुम गलत जगह पर आ गए हो, हमारे राज्य में बहुत माहिर योद्धा हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, काइबारा की ग्लटनी उन सभी को खा जाती है। इनका स्वाद इतना अच्छा नहीं है, मैं जो खाता हूँ मैं वही बनता हूँ।
और मुझे खाने के लिए सिर्फ औरतें चाहिए, डेमी वुमेन्स का नर्म और स्वादिष्ट मांस। अब किंग कहते हैं, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ तबाही नहीं मचाने दूंगा। और अब किंग खुद काइबारा का सामना करेंगे। ये देख काइबारा अपनी ग्लटनी से किंग की ओर हमला करता है, लेकिन किंग एक बड़े से पत्थर से उस हमले को रोक लेते हैं और इसके बाद काइबारा के करीब आकर उसके ऊपर थंडर बोल्ट का यूज करते हैं, जिससे काइबारा दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगता है। मजाक कर रहा हूँ यार। और इसके बाद वो किंग को दूर धकेल देता है। तुम्हारे उस हमले से कोई भी नॉर्मल इंसान मर जाता, लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि मैंने काफी सारे गोलेम्स को खाया है। ये देख किंग अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करते हैं और काइबारा की ओर जाते हुए कहते हैं, तुमने मेरे आदमियों को मारा है, इसीलिए मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। और इसके बाद किंग अपनी अल्टीमेट पावर को रिलीज करते हुए काइबारा पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ मैटिल्डा आ जाती है, लेकिन वो काइबारा को देख घबरा जाती है। ये तो वही है जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। पिताजी, मैं भी इस लड़ाई में आपका साथ दूंगी। लेकिन उसे रोकते हुए किंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम लियोन को रिप्लेस कर पाओगी? दूसरी ओर फोने इन सभी को बताती है प्रिंसेस मैटिल्डा का एक ट्विन ब्रदर भी था, उसका नाम लियोन था और वही हमारे राज्य की राज्य गद्दी को संभालने वाला था। और राज्य में भी हर किसी को यकीन था कि राजकुमारी और राजकुमार एक साथ मिलकर इस राज्य में शांति बनाए रखेंगे। लेकिन 10 साल पहले एक तूफानी रात में एक एक्सीडेंट में प्रिंस लियोन और क्वीन लापामा की मौत हो गई। उन दोनों की मौत से महाराज को एक बहुत बड़ा सदमा लगा और वो एक लंबे वक्त तक उन दोनों की मौत का अफसोस करते रहे। अपने पिता को इस तरह देखकर मैटिल्डा ने फोने से कहकर अपने लंबे सुनहरे बालों को कटवा दिया, क्योंकि वो लियोन की जगह लेकर अपने पिता को संतुष्टि देना चाहती थी। लेकिन राजकुमारी मैटिल्डा की इसी ख्वाहिश की वजह से उन दोनों के बीच एक दरार आ गई। वहीं किंग की बात ना मानकर मैटिल्डा काइबारा पर हमला करने के लिए जाती है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि काइबारा की ग्लटनी मैटिल्डा को बस खाने ही वाली थी, लेकिन तभी किंग आकर उसे वहां से दूर कर देते हैं। लेकिन वो ग्लटनी किंग का एक हाथ खा जाती है और ये देख काइबारा कहता है, वाह, तुम दोनों के बीच कितना प्यार है। लेकिन महाराज, शायद से अब आप अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज नहीं कर पाएंगे। और राजकुमारी, माफ करना, मैंने तुम्हारे पिता का हाथ खा लिया। ये देख मैटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है और वो बेकाबू हो जाती है। लेकिन तभी मिनिस्टर ब्रियार्ड आकर उसे बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। और ये देख काइबारा कहता है, अरे मेरी मेन डिश तो भाग गई, चलो मैं उसे बाद में खाऊंगा। लेकिन अब मैं इस बुड्ढे का क्या करूं? वैसे इसका स्वाद भी ठीक ही है। दूसरी ओर मैटिल्डा की कहानी जानने के बाद ये तीनों यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ आते हैं मिनिस्टर ब्रियार्ड अपने साथ प्रिंसेस मैटिल्डा को लेकर और बताते हैं, एक खतरे की वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा। एक इविल ऑदरवर्ल्डर अचानक ही आकर हमारे राज्य को खत्म करना चाहता है और महल में मच रही तबाही की वजह से अब जनता भी परेशान होने लगती है। इसके बाद काइबारा किंग को सभी के सामने झुकाकर कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम काइबारा है, तुम सभी का नया राजा। और तुम सभी का नया राजा बनकर मैं बस एक काम करना चाहता हूँ, अलग अलग डेमी ह्यूमंस का स्वादिष्ट मांस चखना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ बच्चों और औरतों को खाऊंगा, आदमी अपना काम करते रहेंगे। लेकिन एक आदमी कहता है, ज्यादा पीली है क्या? नीचे आ, अभी उतारता हूँ। लेकिन अगले ही पल में काइबारा की ग्लटनी उसे खा जाती है और काइबारा कहता है, अगर आदमियों की यही मर्जी है तो मैं उन्हें भी खाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पेट के अंदर पूरा परिवार एक साथ रहेगा। और यही देख जनता इधर उधर भागने लगती है, लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं। काइबारा के मॉन्स्टर्स ने चारों ओर से राज्य को घेर रखा है और उसे देख नीर कहता है, ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन डाजाई यहाँ कहता है, पहले तुम्हारे पिता ने तुम पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद तुम एक फॉलन नेशन की राजकुमारी बन गई। क्या बात है, सच में तुम एक हीरोइन ऑफ ट्रेजेडी हो। लेकिन जिस हीरोइन को मैं जानता हूँ वो कभी इन ट्रेजेडीज से हार नहीं मानती। इसीलिए अपनी आंखें खोलो और मुझे अपनी आगे की कहानी दिखाओ, तामा। और तभी हमें मैटिल्डा की बचपन की कुछ यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ वो अपनी माँ के साथ थी और यहाँ उसकी माँ उससे कुछ कहती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और अगले ही पल में मैटिल्डा की आंख एक कमरे में खुलती है। उसे याद आता है कि ये तो फोने का कमरा है, जिसके बाद वो कमरे से बाहर आती है और उसे ये सब दिखाई देते हैं। और अब मिनिस्टर ब्रियार्ड उसे बताते हैं, उस आदमी ने रॉयल कैपिटल पर कब्जा कर लिया है और अब वो हमारे राज्य के नागरिकों को खाना चाहता है और उसने महाराज का एक हाथ भी खा लिया है। सो मैटिल्डा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि तभी ब्रियार्ड उसे रोक देता है और फोने भी उससे कहती है कि महाराज तक उसे नहीं हरा सके तो आप कैसे? वो कहती है, मेरे पिता मुझे बचाने की वजह से हारे हैं, लेकिन राज्य के लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस परेशानी का सामना खुद करूंगी। लेकिन तभी एनेट कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे भाई और माँ के साथ क्या हुआ था,
मुझे बहुत पहले इसकी न्यूज मिली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी माँ और भाई थे। मैंने सुना था कि उनकी मौत पर राज्य का हर एक सदस्य रोया था, और ये बात सिद्ध करती है कि इस राज्य के लोग यहाँ की रॉयल्टी को कितना पसंद करते हैं। लेकिन अगर तुम हार मान गई तो लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी, इसीलिए इसमें हम तुम्हारा साथ देंगे। और तुम जानती हो ना, हमारे पास एक सीक्रेट तरीका है जिससे हम दूसरी दुनिया के लोगों को हरा सकते हैं। बात हो रही है डाजाई की, और डाजाई अब बाकी सबके साथ काइबारा का सामना करने के लिए जाने लगता है। और ये देख ब्रियार्ड कहता है, आपके पास बहुत ही अच्छे दोस्त हैं राजकुमारी। लेकिन महल के पास पहुंचते ही इनका सामना दो गेटकीपर से होता है। अब इससे पहले कि एनेट कुछ करती, डाजाई आगे आकर कहता है, हम यहाँ पर भोजन बनकर आए हैं। नए किंग की स्पीच ने मेरे दिल को छू लिया, और मैं उनका भोजन बनकर ही मरना चाहता हूँ। जाओ महाराज से जाकर कहो कोई ऐसा आया है जो उनका भोजन बनना चाहता है। वैसे मैं एक इंसान हूँ। ये बातें सुन ये दोनों मॉन्स्टर्स आपस में बातचीत करने लगते हैं, जिससे डाजाई को गुस्सा आ जाता है। और अगले सीन में हम एनेट और नीर को जेल के अंदर देखते हैं। इनके साथ ही डाजाई भी होता है। लेकिन तभी डाजाई नीर से कहता है, चलो कमाल के वॉरियर, अपना जलवा दिखाओ। और वो उसकी टोपी में से एक छोटा सा तार निकालता है। दूसरी ओर ब्रियार्ड राजकुमारी के लिए सूप पीने के लिए लाता है, लेकिन राजकुमारी तो वहाँ होती ही नहीं। दूसरी ओर हम काइबारा को राजगद्दी पर देखते हैं, जो सोच रहा था कि पहले उसे क्या खाना चाहिए। लेकिन तभी ये दोनों मॉन्स्टर उसे आकर बताते हैं, एक इंसान आया है जो आपका भोजन बनना चाहता है। लेकिन तभी अचानक कोई आकर एक मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और दूसरे को वहीं गिरा देता है। और ये होती है मैटेल्डा। उसे देख किंग कहते हैं, बेवकूफ। और काइबारा कहता है, आखिर तुम आ ही गई, मेरी सबसे प्यारी डिश डेमी प्रिंसेस। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें मैटेल्डा का पास्ट दिखाया जाता है, जहां छोटी मैटेल्डा देख रही थी कि किस तरह उसके पिता उसके भाई लियोन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्योंकि अगला राजा बनने के लिए लियोन को और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके पिता मैटेल्डा को देख कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, पिताजी मुझे भी ताकतवर बनना है। और उसके ऐसे बार बार कहने की वजह से किंग को गुस्सा आ जाता है। तुम एक राजकुमारी हो, इसीलिए अपने कमरे में जाकर एक राजकुमारी के तौर तरीके सीखो। जो बात सुन मैटेल्डा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद अपनी माँ से कहती है, मुझे पिताजी बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे लड़ना सिखाते ही नहीं। ये बात सुन उसकी माँ उससे कुछ कहती हैं, लेकिन हमें फिर से पता नहीं चलता कि वो क्या कहती हैं। और अब प्रेजेंट में मैटेल्डा काइबारा से कहती है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से हराऊंगी। जो बात सुन काइबारा कहता है, मारना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद काइबारा मैटेल्डा पर जाकर एक लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर फेंक जाती है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। दोस्तों ये टेक्निक मैटेल्डा के पिता की टेक्निक है, लेकिन काइबारा की ग्लटनी जब भी किसी को खाती है तो उसकी स्किल्स काइबारा के पास आ जाती हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही पिता की टेक्निक के जरिए मारूं। वहीं दूसरी ओर ये तीनों जेल से बाहर निकलकर मैंशन में आ जाते हैं। और दोस्तों यही था डाजाई का मास्टर प्लान कि वो उन मॉन्स्टर्स को बेवकूफ बनाकर महल के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से डाजाई काइबारा के पास ना जाकर एक कमरे में आता है, और ये कमरा मैटेल्डा की माँ का होता है। और डाजाई यहाँ आकर चीजों को देखने लगता है। नीर कहता है, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? हमें काइबारा को हराने के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी डाजाई कहता है, ये लॉक नहीं खुल रहा, तो यहाँ तुम अपनी स्किल का कमाल दिखाओ। और ये बात सुन नीर भी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो एक ड्रॉर को खोलता है जिसमें एक किताब होती है, और उसे देख डाजाई मुस्कुराता है। वहीं दूसरी ओर मैटेल्डा काइबारा का सामना करते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, और काइबारा अभी भी मैटेल्डा पर लगातार खतरनाक हमले करता जा रहा है। और इसी तरह काइबारा मैटेल्डा को जमीन पर गिरा देता है और कहता है, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स बहुत ही बेकार हैं, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। और तभी मैटेल्डा को अपना बचपन याद आता है, जहां वो अपने भाई लियोन से पूछती है, आखिर तुम इतनी ट्रेनिंग क्यों करते हो? तुम्हें तो लड़ना पसंद भी नहीं। वो कहता है, तुमने सही कहा, मुझ में लड़ाई की ज्यादा काबिलियत नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं पिताजी की तरह एक माहिर योद्धा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी माँ की और पूरे राज्य की हिफाजत कर सकूं। और यही याद करते हुए मैटेल्डा फिर से खड़ी होती है। उसके पिता उससे कहते हैं, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगी। वो कहती है, मैं ये जानती हूँ कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगी, लेकिन अगर मेरी जगह लियोन होता तब वो इस पल में भी हार नहीं मानता। ये देख काइबारा कहता है, वाह तुम में क्या जोश है, मैं तो सोच तक नहीं सकता कि तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। आज मैं कह सकता हूँ, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जितने भी बेकार दिन गुजारे हैं वो आज के लिए ही थे। मेरी पिछली जिंदगी, उस वक्त मैं बस एक लाश था। मेरे माता पिता बहुत ही ज्यादा अमीर थे, मैंने जो भी मांगा उन्होंने वो मुझे ला कर दिया। हर दिन मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता, लेकिन मेरा दिल हमेशा भूखा रहा।
और इसके बाद एक दिन मैंने दुआ मांगी कि काश मेरे इस बेजान से दिल में भी जान होती। और इसके बाद काइबारा अपनी एक मेट को खाने के कांटे से जख्मी कर देता है क्योंकि उसकी वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। उसके माता पिता ने उस मेट को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया। लेकिन मुझे मेरी जिंदगी और भी बेजान लगने लगी। हर कोई मुझे बचपन से ही भाग्यशाली कहता आया है, लेकिन मेरे लिए ये बस एक घटिया मजाक है। मैं शायद उस दुनिया का सबसे बदनसीब शख्स रहा हूँ। और इसी तरह भाई को एक ट्रक ने उड़ा दिया, लेकिन यहीं पर काइबारा पहली दफा मुस्कुराया। और इसी तरह मैं इस दुनिया में आया और अब जो मेरा दिल चाहता है मैं वही करता हूँ। अब मैं बेजान नहीं रहा और तुम्हें खाकर मैं अपनी जिंदगी में और भी मिठास लाऊंगा। और इसके बाद काइबारा अपनी ग्लटनी से मैटेल्डा को खाने के लिए जाता है। किंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त काइबारा किसी की नहीं सुनता। लेकिन तभी अचानक मैटेल्डा के सामने डासाई आ जाता है। तुम्हारी कहानी बहुत बोरिंग थी। और तभी काइबारा नोटिस करता है कि डासाई के सामने उसकी ग्लटनी कोई रिएक्ट नहीं कर रही। काइबारा की इंस्टिंक्ट इस आदमी को खाने से मना कर रही है। और तभी नीर और एनेट काइबारा को पीछे से घेर लेते हैं। और एनेट कहती है, तुमने जो पाप किए हैं ईश्वर अब तुम्हें उनकी सजा देंगे और वो आदमी तुम्हें इस दुनिया से तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देगा। और इसके बाद वो डासाई से उसकी पावर का यूज करने को कहती है, लेकिन डासाई ऐसा करने से मना कर देता है। इस आदमी की वो बकवास कहानी लिखने के लायक नहीं है। लेकिन डासाई की बात सुन काइबारा को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से महल में बहुत सारी शॉक्स वेव क्रिएट होने लगती हैं। मैं उस डेमी प्रिंसेस से पहले तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और दोस्तों, काइबारा के हमले की वजह से नीर बेहोश हो जाता है और ये सब देखकर मैटेल्डा इन सब का दोष खुद को देने लगती है। अगर मैंने ये सब ना किया होता, अगर मैंने उस वक्त इन सभी को जाने से रोका होता, अगर मैंने लियो की जगह लेने की कोशिश ना की होती, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। और यही सब कहते हुए वो रोने लगती है। लेकिन तभी डासाई उसके पास आकर उसे एक किताब निकाल कर देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये कहानी पढ़ो। तुम्हारी ये बदकिस्मत कहानी सच में लिखने के लायक है। और इसके बाद जैसे ही मैटेल्डा उस किताब को खोलती है, उसमें से पेज बाहर निकलने लगते हैं, जो देख एनेट कहती है, क्या डासाई की पावर इस दुनिया के लोगों पर भी काम करती है? लेकिन तभी काइबारा एनेट पर एक हमला करता है, जिसे एनेट अपनी शील्ड से रोक लेती है। और वहीं डासाई मैटेल्डा से कहता है, जितना मैंने तुम्हारे पास्ट को जाना, मुझे समझ आया कि तुम अपनी ही ट्रू फीलिंग्स को दबाती आई हो और इसी वजह से बचपन से ही तुम्हारे पिता के एक आइडल प्रिंसेस वाले विजन्स तुम्हें जकड़ते आए हैं। और अपनी माँ और भाई को खोने के बाद तुमने अपने भाई की जगह लेने की कोशिश की, जो एक आइडल प्रिंस हो सकता था। लेकिन तुम्हारी इन भावनाओं ने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच एक दरार ला दी और इसी जद्दोजहद में तुमने अपना असली व्यक्तित्व ही खो दिया। लेकिन बचपन में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था कि असल में तुम कौन हो, और तुम्हें वो याद है ना? और अब फिर से मैटेल्डा अपनी माँ की कही बात याद करती है। मैटेल्डा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है और तुम इसे जैसे चाहे वैसे जियो। और तुम अपने पिता को गलत मत समझो, वो चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। और अब प्रेजेंट में डासाई कहता है, तो बोलो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपने पिता की बात मानकर एक आइडल प्रिंसेस बनकर रहोगी, या फिर अपने भाई की जगह लेकर एक आइडल प्रिंस बनोगी? लेकिन मैं जानता हूँ कि ये दोनों ही तुम्हारे असल रास्ते नहीं हैं, क्योंकि तुम तामा हो। और जैसे ही डासाई ये बात कहता है, कागज के वो सारे पन्ने अचानक ही शीशों की तरह टूट जाते हैं और मैटेल्डा, जो हमेशा से बेड़ियों में बंधी आई है, वो आजाद हो जाती है। और तभी काइबारा भी देखता है कि अब मैटेल्डा की बॉडी से पावर निकल रही है। और यहाँ डासाई कहता है, तुम अपनी कहानी अपने हाथों से लिख सकती हो। और यहाँ मैटेल्डा के पिता भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो क्रेस्ट ऑफ द डिवाइन बीस्ट है। और बचपन में भी लियोन ने ये साइन मैटेल्डा के हाथ में देखा था। लेकिन यहाँ मैटेल्डा कहती है, प्लीज ये बात पिताजी को मत बताना, वो नहीं चाहते कि मैं मार्शल आर्ट्स सीखूं, इसीलिए प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। लेकिन यहाँ एक पेड़ के पीछे छुपकर उसके पिता ये सारी बातें सुन लेते हैं। और उस दिन के बाद से वो क्रेस्ट मैटेल्डा के हाथ पर कभी नहीं आया। और शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे उस पर इतना जोर देने की वजह से उसका ये नेचुरल गिफ्ट कहीं खो सा गया था। मुझे माफ कर दो मैटेल्डा, तुम्हारा पिता तुम्हें समझ नहीं सका, लेकिन तुम्हारी माँ वो शुरुआत से ही तुम्हें बहुत अच्छे से समझती आई है। लेकिन ये देख काइबारा कहता है, अगर ये कोई मांगा या एनिमे होता तो शायद अपनी पावर अवेकन करने के बाद तुम मुझे हरा सकती थी। लेकिन क्या है ना मेरी शान, मैं एक शिकारी हूँ और तुम्हारा मेरे हाथों मरना तय है। लेकिन डासाई कहता है, जिस तरह उम्मीद हमारी ताकत बढ़ाती है, वैसे ही निराशा हमें धोखे में रखती है। लेकिन अगर निराशा में हमें एक भी उम्मीद की किरण दिखती है, तो वो भी जिंदगी जीने की वजह बन सकती है। और इसके बाद मैटेल्डा अपनी न्यू अवेकन पावर्स के साथ काइबारा पर हमला करने के लिए जाती है।
काइबारा को लगता है कि वो यहाँ आसानी से मेटेल्डा को हरा देगा, लेकिन मेटेल्डा यहाँ उस पर भारी पड़ने लगती है और इसके बाद वो काइबारा पर एक ऐसा हमला करती है जिससे काइबारा की बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और काइबारा को यकीन नहीं होता कि यहाँ वो हार चुका है। यार यकीन तो मुझे भी नहीं होता, अचानक से ही कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड कर दिया है ना। देख लो भैया मेटेल्डा को, साइतामा की नई चाची। वैसे इस ताकत का इस्तेमाल करने से मेटेल्डा थक कर गिरने ही वाली थी कि तभी किंग आकर उसे संभाल लेते हैं और इसके बाद एनेट उसके पास आकर उसके घावों को हील करने लगती है और तभी डाजाई किंग को उनकी वाइफ की वो किताब देता है और यहाँ किंग एक पिता होने के नाते डाजाई का शुक्रिया अदा करते हैं अब तक उनकी बेटी की हिफाजत करने के लिए। और यहाँ ब्रेयार्ड ये देखकर हैरान हो जाता है कि मेटेल्डा ने काइबारा को हरा दिया, लेकिन मेटेल्डा की अल्टीमेट टेक्निक किंग्स फैंग अभी भी इनकम्प्लीट है। लेकिन तभी अचानक काइबारा की बॉडी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, जो देख सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे मैं फिर से जिंदा हो गया, मुझे तो उन हीरोज ने मार दिया था। हाँ अब मुझे समझ आया। हे क्या मैंने तुम सभी को कहा था कि मैं उन 7 हीरोज में से एक हूँ जिन्होंने डीमन लॉर्ड को हराया था? लेकिन वो क्या है कि मैंने छुपकर डीमन किंग के मांस का एक टुकड़ा खा लिया था और अब मुझे मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ताकत महसूस हो रही है और अब मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल में ये लड़की आकर उसके गर्दन काट देती है और काइबारा का सिर दूर जाकर गिरता है। दोस्तों यह डीमन किंग की बेटी और इसी के पीछे आता है इसका ड्रैगन। काइबारा उसे देख कहता है, तुम तो डीमन लॉर्ड की बेटी हो ना, तुम अभी भी जिंदा हो। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारा पिता काफी स्वादिष्ट था, लेकिन ये बात सुन वालडेलिया अपनी डार्क पावर से काइबारा के सिर को धूल बना देती है और उसकी ताकत देख सभी हैरान रह जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। लेकिन तभी वालडेलिया के पास डाजाई आ जाता है, उसे देखिए कहती है, आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? लेकिन डाजाई कहता है, तुमने अपने पिता के एक खूनी को मार दिया, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये बात सुन वालडेलिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन उसके जाने के बाद डाजाई कहता है, अगर सोचा जाए तो वो भी एक दुखी आदमी था जो बस रास्ता भटक गया था और भले से ही उस लड़की ने अपने पिता के एक हत्यारे को मारकर अपना बदला ले लिया हो, लेकिन उसकी आंखों से अब तक वो दुख खत्म नहीं हुआ। एक दिन मैं उसकी कहानी जरूर लिखना चाहूंगा। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि महल को फिर से बनाया जाने लगा है और यहाँ फोन एनेट से कहती है, रॉयल कैपिटल और हम सभी को बचाने के लिए शुक्रिया। वो कहती है कोई बात नहीं। इसी के अलावा दोस्तों तामा यहीं रहकर अपने पिता का साथ देगी। दूसरी ओर हम तामा को देखते हैं, लेकिन तभी उसके पिता आकर कहते हैं, ये कमरा सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जिनमें औरतों की नजाकत होती है। तुम जैसे एक टॉम बॉय के लिए ये कमरा नहीं बना। तुम्हें अपने साथियों के पास वापस जाना चाहिए और मैं अभी इतना भी कमजोर नहीं पड़ा कि मुझे एक बच्ची की मदद लेनी पड़े, लेकिन अपना सफर खत्म करने के बाद यहाँ वापस लौट कर आना, समझी मेटेल्डा? ये बात सुन मेटेल्डा मुस्कुराती है और इसके बाद अपने कपड़े बदलने लगती है। कपड़े बदलने के बाद वो खिड़की से बाहर निकल जाती है और अपने पिता से जाते हुए कहती है, मैं एक बहुत ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बनकर ही वापस लौटूंगी। लेकिन इसके बाद ब्रियार्ड किंग के पास आकर कहता है, तो तुमने अपनी बेटी से अलविदा कह दिया? वो कहता है, हाँ मैंने उसे अच्छे से अलविदा कहा है। और इसके बाद किंग अपने पास से मेटेल्डा की माँ की किताब निकालता है और अपनी बीबी और बेटे को याद करता है। दूसरी ओर ये तीनों सफर पर आगे बढ़ रहे थे। सो तभी डाजाई कॉफिन से बाहर निकल के कहता है, नीर तुम्हें सही से कॉफिन को खींचना नहीं आता। सो नीर कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप चलते क्यों नहीं? सो डाजाई कहता है, मुझे चलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और तभी डाजाई के पीछे से आती है तामा और तामा को आते हुए देख ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। और बस इन सभी की इस मुलाकात के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में ये सभी एक गांव के पास पहुंचते हैं जिसमें एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ था और इसी वजह से ये सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन डाजाई बस अपनी गोलियां खा रहा था। वैसे दोस्तों ये पेड़ इस दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, ग्रुन्स फेमस वर्ल्ड ट्री। और इस पेड़ के पास पहुंचते ही इन सभी को एक अलग ताजगी महसूस होती है और ये पेड़ इसके पास आने वाले हर एक शख्स को प्रोटेक्शन देता है। और ये पेड़ टोनजिको टाउन के बेहद करीब है, इसीलिए हमेशा इस टाउन में बहुत शांति बनी रहती है। इसीलिए हमें इस पेड़ को विजिट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तामा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सारी बातें वो डाजाई को बताना चाहती थी और इसीलिए वो एनेट पर गुस्सा उतारने लगती है। शाम होते होते ये सभी टाउन में पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही ये लोग एक बोर्ड को देखते हैं, टोनरिको में आपका स्वागत है। ये वो टाउन है जो नेचर से प्यार करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एक कसिनो खुला है और इस कसिनो में जो भी लोग आते हैं वो अपना पैसा हार जाते हैं और यहाँ के लोग बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं जो देख तामा को यकीन नहीं होता कि क्या सच में यही टाउन ऑफ टोनरिको है।
डाजाई कहता है शायद से यही इस टाउन की सच्चाई है। लेकिन इसके बाद डाजाई को एक झटका लगता है क्योंकि उसकी सारी नींद की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वहीं एनेट कहती है हमें इस टाउन के मेयर से जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन बेचारा डाजाई गोलियां खत्म होने के बाद वो जमीन के कंकड़ पत्थर उठाकर खाने लगता है। वैसे इसके बाद हम इन सभी को मेयर यानी मुखिया के साथ देखते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि हमारे इस टाउन पर हमेशा से इस महान पेड़ की ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। लेकिन कुछ महीने पहले कुछ दूसरी दुनिया से आए लोग इस टाउन में रहने के लिए आ गए और उन्होंने यहाँ पर एक जुए का अड्डा खोल लिया, जिसके बाद से यहाँ पर जुआ खेलने के लिए बहुत अजीब लोग आने लगे और हमारी जिंदगी से शांति गायब हो गई। और इसके बाद मुखिया इन्हें उस महान पेड़ की एक पत्ती दिखाते हैं जो अब मुरझाने लगी है, क्योंकि ये महान पेड़ दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। शायद से इस महान पेड़ की आत्मा दूसरी दुनिया से आए लोगों के ये गलत काम करने की वजह से उदास हो गई है। लेकिन मैं तुमसे मदद मांगना चाहूंगा, प्लीज उस महान पेड़ को बचाने में हमारी मदद करो। लेकिन डाजाई कहता है मुझे इस वक्त इन गोलियों की जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, मैं उस महान पेड़ को बचाऊंगा। वैसे मैं यामाडा हूँ, दूसरी दुनिया से आया हुआ, लेकिन मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। मैं सच में इस दुनिया में शांति बनाए रखना चाहता हूँ और एक दूसरी दुनिया का होने के नाते मैं ये नहीं देख सकता कि दूसरी दुनिया से आए लोग इस दुनिया में तबाही मचाएं। इसीलिए मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी बातें सुन एनेट कहती है ठीक है मिस्टर यामाडा, हम एक साथ मिलकर इस टाउन और उस महान पेड़ को बचाएंगे। लेकिन तभी वो देखती है कि डाजाई तो यहाँ पर है ही नहीं। दोस्तों काफी देर से वो नींद की गोलियां ना खाने की वजह से डाजाई की बॉडी रिकवर होने लगी है, लेकिन यही डाजाई को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन तभी डाजाई को एक गुफा नजर आती है जिसमें से डाजाई को पाप की गंध आती है। गुफा के अंदर डाजाई देखता है कि यहाँ पर सुट्टेबाजी चल रही है और यही जगह डाजाई को बहुत पसंद आती है। क्या आप लोग मुझे भी सुट्टा लगाने देंगे? लेकिन तभी एक खूबसूरत सा हाथ आकर डाजाई को छूता है और इसके बाद एक खूबसूरत सी लड़की डाजाई से कहती है शायद से आप यहाँ नए आए हैं, चलिए मैं आपको एक मजेदार जगह लेकर चलती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बड़े कसीनो के बगल में एक छोटा सा घर होता है। उस घर के अंदर इस लड़की ने एक बार खोल रखा है जहाँ डाजाई शराब पी रहा था और यहाँ डाजाई कुछ ज्यादा ही शराब पी रहा था। वो लड़की पूछती है आखिर आप उस गुफा में क्या कर रहे थे? जो लोग उस महान पेड़ की पत्तियों के दर्द को कम करने वाले असर के दीवाने हो जाते हैं वही उस गुफा में जाते हैं। डाजाई कहता है मैं एक बहुत ही जरूरी चीज को खो चुका हूँ, इसीलिए उसे खोने के बाद मैं और स्वस्थ होता जा रहा हूँ और यही मुझे पसंद नहीं। ये बात सुन वो लड़की डाजाई से उसका नाम पूछती है। वो कहता है लोग मुझे डाजाई कहकर बुलाते हैं। और अब वो लड़की कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रात को बहुत रंगीन बना सकती हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मेरा नाच देखना चाहोगे? डाजाई कहता है पता नहीं लोगों को नाच देखने में क्या मजा आता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की डाजाई को अपना नृत्य दिखाने लगती है। गिटारिस्ट अपना गिटार बजा रहा था और उसी की रिदम पर मोहतरमा अपने ठुमके लगा रही थी। मोहतरमा के ठुमके आए हाय 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 हाय। और डाजाई यहाँ गौर से मोहतरमा को देखने लगता है और कहता है वाह क्या खूबसूरत रात है। वहीं दूसरी ओर हम एनेट को देखते हैं जो इस गम में रोए जा रही थी कि डाजाई कहाँ चला गया। लेकिन अगले ही पल में उस कमरे में डाजाई आ जाता है। लेकिन एनेट के ये देखकर तोते उड़ जाते हैं कि डाजाई किसी खूबसूरत लड़की की बाहों में है और वो लड़की डाजाई को फ्लोर पर लेटा देती है और एनेट चिल्लाकर पूछती है तुम कौन हो? लेकिन तभी मुखिया कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना ईश। वो कहती है मैं यहाँ सिर्फ इस आदमी को छोड़ने के लिए आई हूँ। वैसे डाजाई गुड नाइट। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तामा पूछती है आखिर वो कौन थी? वो बताते हैं उसका नाम ईश है। लोगों से टोंजिको की चुड़ैल बुलाते हैं। जब दूसरी दुनिया से आए लोगों ने इस टाउन में अपने जुए का अड्डा बनाना शुरू किया तब हम उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। लेकिन ईश ने दूसरी दुनिया के उन लोगों का भरोसा जीतकर बगल में एक छोटा सा बार खोल लिया। उसे लोग हमेशा से एक रहस्यमयी औरत समझते आए हैं क्योंकि वो टाउन के आखिर में रहती थी। उसकी उम्र और उसका इतिहास कोई नहीं जानता। गांव का कोई भी शख्स उससे कोई मतलब नहीं रखता, न ही उसे कोई नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो भी किसी से कोई मतलब नहीं रखती। लेकिन अब वो दूसरी दुनिया के लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर काफी अच्छा धंधा कर रही है। वो उन्हें शराब पिलाती है, उन्हें नाच दिखाती है और इसीलिए लोग उसे धोखेबाज चुड़ैल कहने लगे। जो सुन यामाडा कहता है उसने पैसों के खातिर गलत का साथ दिया, उसे भी न्याय का सामना करना होगा। जो बात सुन मुखिया कहते हैं तुम ही एक असली हीरो हो जो हमारे टाउन को बचा सकते हो। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि डाजाई कहीं जाने लगता है। सो एनेट उसे रोकते हुए कहती है अब कहाँ जा रहे हैं? हमें दूसरी दुनिया से आए उन बुरे लोगों को हराना है। लेकिन डाजाई कहता है मैंने वो जॉब एक्सेप्ट नहीं की है, मैं तो उस बार में सुकून लेने के लिए जा रहा हूँ।
जो देख यामाडा कहता है शायद से ये उस चुड़ैल के हुस्न के जाल में फंस चुका है, लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही हम इस टाउन से बुराई को खत्म करेंगे वो फिर से होश में आ जाएगा। और इसके बाद डाजाई बार में ईश से आकर कहता है, शुक्रिया, कल रात मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी के दर्द को भूल सका। सो ईश कहती है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए डाजाई, लोग मुझे एक चुड़ैल कहते हैं, कहीं मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन डाजाई कहता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। सो ईश कहती है, अच्छा तो मैं दुआ करूंगी कि उस महान पेड़ की स्पिरिट तुम्हारी हिफाजत करे। और इसके बाद वो डाजाई को उस महान पेड़ की स्पिरिट की कहानी सुनाती है कि जब उस महान पेड़ की आत्मा स्वर्ग में वापस लौटेगी तब हर किसी की ख्वाहिश पूरी होगी, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी और फिर से खुशहाली आएगी। शायद आपको भी उस महान पेड़ से दुआ करनी चाहिए कि वो आपको आपके दर्द से बचाए। डाजाई कहता है, लेकिन बचना तो तुम चाहती हो, कल तुम्हें डांस करते हुए मैंने तुम्हारी आंखों में उदासी देखी। लेकिन तभी इस बार में आ जाते हैं दूसरी दुनिया के लोग शराब पीने के लिए। लेकिन यहाँ एक आदमी कुछ दूसरे आदमियों पर गुस्सा कर रहा था। जुआ खेलने के लिए तुमने जो पैसे उधार लिए थे अब उन्हें वापस करो, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़े, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और इसके बाद वो अपने बॉस से कहता है, अब हमें यहाँ इतना फायदा नहीं हो रहा, शायद से हमें अपना कसिनो कहीं और खोलना चाहिए। वो कहता है, इतनी जल्दी नहीं, इस गांव में शांति से जी रहे लोगों को हम नशे की लत लगाएंगे कि उस महान पेड़ की पत्तियों का धुआं पीने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन तभी ईश उनसे कहती है, सर लेकिन आपने तो वादा किया था कि आपके कसिनो में सिर्फ दूसरी दुनिया के लोग ही खेलेंगे। बॉस कहता है, ईश धंधे में सिर्फ मुनाफा मायने रखता है और जितने ज्यादा लोग आएंगे तुम्हारी कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। वो कहती है, नहीं, मैंने इस टाउन के लोगों की हिफाजत के लिए अब तक आपको बहुत सारे पैसे दिए हैं। लेकिन बॉस अपने आदमी को कुछ लोगों को किडनैप करने के लिए भेज देता है और जब ईश उसे रोकने की कोशिश करती है तब वो ईश को दूर धक्का दे देता है। सो अब डाजाई ईश के पास आकर कहता है, जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ तुम जैसी औरतों को चुड़ैल नहीं कहा जाता, बल्कि तुम तो एक परी हो। लेकिन तभी अचानक इन सभी को कुछ आवाज आती है। कसिनो के लोग आकर देखते हैं कि उनका कसिनो पूरा तहस महस हो चुका है जो इन चारों ने किया है। और यहाँ यामाडा कहता है, मैं तुम सभी को उन पापों की सजा देने आया हूँ जो तुमने अब तक किए हैं, और चुड़ैल तुम्हें भी तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही डाजाई वहाँ आता है और वो आकर यामाडा से कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं जो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो यामाडा कहता है, शायद से तुम उस चुड़ैल के हुस्न के जाल में कुछ ज्यादा ही फंस चुके हो। डाजाई कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन जैसा मैं पहले था वैसा मैं अब भी हूँ। जो सुन यामाडा कहता है, अगर ऐसी बात है तब तुम्हें मुझे न्याय करने से नहीं रोकना चाहिए। और तभी ये गुंडे लोग यामाडा पर हमला करने के लिए जाते हैं। यामाडा अपनी तलवार के एक ही हमले से उन सभी को हरा देता है और वो सभी दूर फेंक जाते हैं। और ये तीनों हैरान हो जाते हैं कि यामाडा तो सच में ताकतवर है, इसीलिए अब ये गुंडे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और इसके बाद यामाडा ईश से कहता है, अब तुम क्या करोगी? वो सिर्फ इतना कहती है, टाउन को बचाने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद यामाडा मुखिया से कहता है, वो बुरे लोग आपके टाउन को छोड़कर जा चुके हैं। जिसके बाद टाउन के लोग यामाडा की तारीफ करने लगते हैं और ईश को देखकर उसे धोखेबाज कहने लगते हैं, जो अपने फायदे के लिए टाउन के लोगों को धोखा देकर उन लोगों के साथ मिल गई। यहाँ तक कि लोग उस पर पत्थर भी फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि ये टाउन छोड़कर चली जाओ धोखेबाज। लेकिन अब डाजाई आते हुए कहता है, दुनिया कोई भी हो, लोग हमेशा एक जैसे रहेंगे। तुम लोग उस शख्स को इस तरह से ट्रीट करते हो जो इस टाउन को बचाने के लिए अकेला लड़ा हो। हर रात ये लड़की दूसरी दुनिया के उन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे ये कहती कि वो इस टाउन के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर ये ना होती तो वो लोग कब का इस टाउन को तबाह कर चुके होते और तुम लोगों को नशे की लत लगा चुके होते। इस टाउन को बचाने वाली सिर्फ एक है, ईश। लेकिन लोग डाजाई की बातों पर भरोसा नहीं करते और इसीलिए आखिर में ईश कहती है, मेरी वजह से जो भी दिक्कत हुई उसके लिए माफ कर देना। और उसे जाता हुआ देख ये टाउन के लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये सब देख यामाडा कहता है, तुम जानते थे ये सब होगा, है ना? डाजाई कहता है, लोग अच्छाई और बुराई की बातें करते हैं, लेकिन वो कभी खुद अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि वो जो करते हैं क्या वो सच में अच्छाई है। क्योंकि किसी एक के लिए जब कोई एक चीज अच्छी होती है तब किसी दूसरे के लिए वही चीज बुरी होती है। और यहाँ मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस टाउन के लोगों ने इसके असली सेवियर को भगा दिया। इसके बाद डाजाई के पीछे उसकी बाकी की टीम भी चली जाती है। वहीं मुखिया जी यामाडा के पास आते हैं एक और रिक्वेस्ट के लिए। उन दूसरी दुनिया के लोगों ने महान पेड़ की पत्तियों को बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि हम भी इन पत्तियों को बेचकर अपने टाउन में खुशहाली लाएंगे। अब बुराई इस टाउन को छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए ये महान पेड़ फिर से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो इस पत्ती को यामाडा के हाथ में देकर कहता है,
मैं चाहता हूँ कि आप हमारे टाउन के बॉडीगार्ड बन जाएं, ताकि कोई दूसरा बुरा आदमी यहाँ आकर बर्बादी ना मचाए। लेकिन यही सब यामाडा को अजीब लगने लगता है, क्योंकि ये पत्ती वो पेमेंट है जो मुखिया जी उसे दे रहे थे। और अब उसे डासाई की कही बात समझ आती है कि अच्छाई और बुराई तो देखने वालों की नजरों में होती है। वहीं हम हमारी टीम को देखते हैं जो उस महान पेड़ के पास से गुजर रही थी। यहाँ एनेट कहती है, आपको सब पहले से ही पता था, है ना? वो कहता है, नहीं, मैंने भले से ही यामाडा से वो बातें कही हूँ, लेकिन मैं उससे जरा भी अलग नहीं, क्योंकि आखिर में मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन महान पेड़ के पास खड़ा नीर तभी इन सभी को उस पेड़ को देखने को कहता है। दोस्तों, इस महान पेड़ की सारी पत्तियां झड़ रही हैं और देखते ही देखते वो पूरा पेड़ बेजान बंजर हो जाता है। टाउन के लोगों को भी समझ नहीं आता कि आखिर पेड़ की पत्तियां झड़ क्यों रही हैं। मुखिया जी को सदमा लग चुका है वैसे। लेकिन तभी अचानक डासाई को एक रोशनी दिखाई देती है, जिसमें परी बनकर उसके सामने ईश थी। और वो डासाई से कहती है, मुझे समझने के लिए शुक्रिया डासाई, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून मिले। और ये कहने के बाद वो स्पिरिट फॉर्म में आकर डासाई के चारों ओर घूमने के बाद वहां से चली जाती है। और इसके बाद डासाई अपने हाथ की जेब में देखता है, जहां पर उसकी नींद की गोलियां फिर से आ चुकी थीं। और अब डासाई को वो कहानी याद आती है कि जब महान पेड़ की आत्मा इस दुनिया से जाएगी तब बीमार लोग ठीक हो जाएंगे और लोगों की ख्वाहिशें पूरी होंगी। यानी कि दोस्तों, ईशी इस महान पेड़ की आत्मा थी। और इसके बाद डासाई सुकून के साथ अपनी इन गोलियों को खाता है। और दोस्तों, यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी एक रेगिस्तान के बीच से गुजर रहे थे और यहाँ डासाई सूरज देवता से कहता है, हे ईश्वर, आप मुझे अपनी आंख से जला दीजिए। वैसे इस वक्त ये सभी एनेट के बताए हुए शॉर्टकट से ड्रीटेन टेम्पल की ओर जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते ये इस रेगिस्तान में फंस गए। लेकिन यहाँ पर जो नीर होता है उसे शायद से रेगिस्तान के बारे में काफी सारी जानकारी थी। अरे जानकारी ही नहीं थी, असल में तो नीर इसी जगह से है। जो बात जान तामा और एनेट खुश हो जाती हैं, क्योंकि नीर की मदद से अब ये सभी इस रेगिस्तान से निकल सकेंगे। नीर कहता है, मुझे रेगिस्तान के बारे में बहुत सारी चीजों का पता है जो मैं अब तुम्हें बताता हूँ। लेसन नंबर 1, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से मॉन्स्टर्स और डाकू रात में आते हैं, यानी कि हमारे लिए दिन में सफर करना बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन तभी अचानक नीर के पीछे रेगिस्तान के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और उन्हें देख ये तीनों डर जाते हैं। इसके बाद हम कुछ बाइक्स पर कुछ आदमियों को देखते हैं और ये दूसरी दुनिया के होते हैं और इनके ग्रुप का नाम है हंट्समैन अदरवर्ल्ड रेसिंग और ये है इनका फर्स्ट बॉस तोरू। और ये कहता है, तुम सभी हमारी टेरिटरी में घुस आए हो, इसीलिए अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। लेकिन ये बात सुन एनेट और तामा लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन बेचारे डासाई को कॉफिन के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन तभी तामा इनमें से एक आदमी पर अपनी किक से वार करती है। लेकिन जब दूसरा शख्स तामा पर हमला करने के लिए आता है तब एनेट अपनी शील्ड से उसे बचा लेती है और इसके बाद तामा उसे भी दूर फेंक देती है। जो देख ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन डासाई को कमजोर देखकर तोरू उस पर अपनी गाड़ी चढ़ाने के लिए आने लगता है। सो यहाँ नीर अपनी तलवार निकालने के बारे में सोचता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसीलिए तोरू उसका मजाक उड़ाने लगता है, तुम मेरे खिलाफ तलवार उठाओगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मरने के लिए तैयार रहना बच्चे। मैं तुम पर इस जहर से हमला करूंगा और इस जहर से तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। लेकिन ये बात सुन डासाई कहता है, हाँ मैं मरना चाहता हूँ, जल्दी मुझे एक दर्दनाक मौत दो। अब डासाई की ये बातें सुन तोरू अपने बिच्छू के डंक से डासाई पर हमला करता है। लेकिन जैसे ही ये डंक डासाई के अंदर जाता है ये खुद ही डासाई के अंदर के जहर से खत्म हो जाता है। इसी के साथ तोरू की पूरी बाइक भी स्वाहा हो जाती है और यहाँ डासाई ने पॉइजन डार्ट स्कॉर्पियन को हरा दिया है। लेकिन इसके बाद तोरू डासाई पर हमला करने के लिए जाता है और इस वक्त बेचारा नीर डर की वजह से कांपा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक इन्हें एक भेड़िए की चीख सुनाई देती है और ये आवाज सुन तोरू अपनी गैंग के साथ यहाँ से भाग जाता है। वैसे भागते नहीं हैं ये लोग, बल्कि रेगिस्तान के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल एक बिच्छू की तरह। इसके बाद एनेट डासाई के जख्म को ठीक करती है और नीर के उदास होने की वजह से तामा उसे आकर चीयर अप करती है। इतना परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि अगली बार तुम दुश्मन का सामना कर लोगे, बहादुर योद्धा। लेकिन इसके बाद नीर डासाई से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस एक कायर हूँ। सो डासाई कहता है, कोई भी हीरो पैदा नहीं होता, असली हीरोज अपनी गलतियों से सीखकर ताकतवर बनते हैं। और इसके बाद एनेट कहती है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो चलो हमें रास्ता दिखाओ नीर। जिसके बाद नीर में फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और शाम होते होते वो उन्हें एक बिल्डिंग तक लेकर आ जाता है। ये एक ऑर्फनेज होता है और जैसे ही नीर जरा अंदर आता है कुछ बच्चे नीर को देखकर उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं और इसके बाद एक आंटी आकर कहती हैं, नीर तुम वापस आ गए। नीर कहता है, हाँ मैं आ गया।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये आंटी यानी कि मिस कैथी सभी के लिए खाना बनाती हैं। नीर बहुत ही खुश होकर अपना खाना खाता है क्योंकि मिस कैथी के हाथों का बना खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। मिस कैथी बताती हैं कि एक दयालु आदमी इनके अनाथालय के पास आकर खाना रख के चला जाता है और इन्हें नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन तभी डासाई कहता है क्या आपके पास सिंथेटिक सीजनिंग फूड नहीं है। लेकिन किसी को डासाई की बात समझ नहीं आती, इसीलिए ये लोग अपनी बातचीत करना जारी रखते हैं। ये बच्चा नीर से पूछता है आपने जाते वक्त कहा था कि आप तभी लौटेंगे जब आप एक बहादुर योद्धा बन जाएंगे। नीर कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत बहादुर बन चुका हूँ, आखिर मैं एक हीरोज पार्टी का मेंबर जो हूँ। जो बात सुन बच्चे पूछते हैं कि हीरो कहाँ है। ये है ना डाजाई, जो भूत ज्यादा लग रहा है। लेकिन डाजाई कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ बल्कि एक लेखक हूँ। ये बात सुन बच्चे कहते हैं तो हमें कोई कहानी सुनाइए ना। सो डाजाई अब बच्चों को एक कहानी सुनाने लगता है। एक आदमी जिसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्त के सिर पर डाल दिया और अपने दोस्त के सारे पैसे लेकर भाग गया। सो आंटी कहती हैं कि प्लीज ये कहानी बच्चों को मत सुनाइए। अब अगले सीन में हम नीर को देखते हैं जो सभी बच्चों को सोते हुए देख रहा था। उसके साथ एनेट और तामा भी थे। लेकिन तभी अचानक इन्हें फिर से एक भेड़िए की चीख सुनाई देती है। सो मिस कैथी इन्हें बताती हैं कि कुछ वक्त से एक भूखा भेड़िया इस एरिया में घूम रहा है और इसीलिए मिस कैथी को बहुत ज्यादा चिंता होती है क्योंकि इस घर में बच्चे रहते हैं और वो सभी को बाहर जाने से सख्त मना कर देती हैं। लेकिन भैया डाजाई बाहर ही होता है और उसके साथ जो मेलोस होता है वो डाजाई को अपने पीछे एक और ले जाने लगता है। डाजाई एक जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे भेड़िए मरे पड़े हुए थे। दूसरी ओर नीर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन सो नहीं पा रहा था और तभी अचानक नीर को खिड़की के बाहर एक साया नजर आता है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो अपनी तलवार को लेकर बाहर चेक करने के लिए आता है और जैसे ही वो दूसरी ओर देखता है अचानक ही उसका सामना एक आदमी से हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर ही डर जाते हैं। नीर को लगता है कि ये आदमी चोर है लेकिन वो आदमी बताता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। लेकिन इसके बाद नीर वहाँ एक टोकरी को पड़ा हुआ देखता है और समझ जाता है कि यही वो आदमी है जो अनाथालय में बच्चों के लिए खाना रखकर चला जाता है और यही बात वो उस आदमी से कहता है। वो आदमी बताता है कि उसे बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना बहुत पसंद है और उसे बच्चों को दूर से ही मुस्कुराकर खाना खाते हुए देखना पसंद है। ये बात नीर को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन फिर भी वो उस आदमी को अपने साथ लेकर जाता है। हमें पता चलता है कि ये आदमी अपाहिज है। वो आदमी नीर से कहता है मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। नीर बताता है कि काफी छोटी उम्र में उसके माता पिता की मौत हो गई जिसके बाद वो इसी अनाथालय में पला बड़ा और इस वक्त वो सफर पर निकला हुआ है और ये तलवार मेरे पिता की है। मैं इसीलिए सफर कर रहा हूँ ताकि एक दिन मैं एक बहादुर योद्धा बन सकूं जो उस तलवार के लायक हो और इसीलिए भी ताकि ये सभी मुझ पर गर्व कर सकें। लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मैं इतना हिम्मत वाला नहीं हूँ। लेकिन नीर की कहानी सुन अंकल रोने लगते हैं। नीर तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर गर्व होगा। वैसे क्या तुम मुझे अपने सफर की कहानियां बता सकते हो। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और दोस्तों इनकी ये बातें डाजाई सुन रहा था। इसके बाद इन दोनों को बात करते हुए सुबह हो जाती है। नीर कहता है आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते। वो कहता है बच्चों के साथ खाना खाना मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया लेकिन उन्हें दूर से मुस्कुराता खेलता हुआ देखना ही मेरे लिए काफी है और इसके अलावा मैं इस लायक नहीं। अंकल की ये बात सुन नीर अंकल को एक जगह पर लेकर आता है। ये एक छोटी सी झील होती है और यहाँ नीर एक नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ता है और ऐसे ही साथ मिलकर ये दोनों काफी सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों ने डाजाई की हालत खराब कर दी थी इसीलिए डाजाई अपनी कब्र में सो जाता है। लेकिन तभी मिस कैथी बाहर देखती है कि आज बहुत सारा सामान रखा हुआ है और ये सामान अंकल और नीर ने रखा था। वहीं बच्चे डाजाई को कब्र में से बाहर निकाल लेते हैं। वैसे रात होते ही थकान की वजह से नीर सो जाता है। लेकिन तभी मिस कैथी इन्हें आकर एक बुरी खबर सुनाती है कि हंट्समैन अदरवर्ल्ड रेसिंग ग्रुप ने नेट को किडनैप कर लिया है। तोरू का कहना है कि ये रेगिस्तान इनकी टेरिटरी है इसीलिए यहाँ आने पर डाजाई और बाकी सबको पैसे देने होंगे वरना इस बच्चे के साथ बहुत बुरा होगा। अब ये देख तामा कहती है हम नेट को बचाने के लिए जाएंगे और ये तीनों बाहर आ जाते हैं इनका सामना करने के लिए। लेकिन इस बार तोरू अपने पूरे ग्रुप के साथ आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एनेट और तामा इनका सामना करने लगते हैं लेकिन नीर अभी भी कांप रहा था और तभी अंकल आकर नीर को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद अंकल देखते हैं कि नीर खुद को एक कायर कहते हुए रो रहा है और नीर को रोता हुआ देख अंकल को अचानक ही कोई बच्चा याद आता है और अब अंकल नीर से कहते हैं मेरी पिछली दुनिया में मैंने अपने पैरों की वजह से कुछ बहुत ही जरूरी खोया है लेकिन अब मेरे पास ताकत है। और इसके बाद जैसे ही अंकल चांद को देखते हैं हम देखते हैं कि अंकल की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं उस बुरे आदमी को खत्म कर दूंगा जिसने तुम जैसे प्यारे बच्चे को उदास किया है। और हम देखते हैं कि अंकल एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं
और डासाई ये सब देख रहा था। और इसके बाद ये भेड़िया तोरू के सामने आता है, जिसे देख तोरू घबरा जाता है। और इसके बाद ये भेड़िया तोरू के ग्रुप के लोगों को खत्म करने लगता है। और ये देख तोरू घबराकर नीट को वहीं फेंक कर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये भेड़िया तोरू का पीछा करते हुए कहता है, कमजोर हमेशा ताकतवर से डरकर भागता है, और आज मेरे पास ताकत है। उन लोगों ने मुझसे उस दिन मुझसे कुछ बहुत ही जरूरी छीन लिया था। वो भी इसी की तरह बुरे लोग थे, और बुरे लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। और इसके बाद वो तोरू पर हमला कर देता है। लेकिन ये देख नीर को अंकल की बातें और उनके साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं, जिसके बाद नीर हिम्मत दिखाकर अपनी तलवार बाहर निकालता है और अंकल के वार को रोकता है। अगर अंकल आपने ऐसा किया तो आप कभी भी वो दयालु इंसान नहीं बन पाएंगे जो आप पहले थे। और तभी तोरू जैसे ही भागने की कोशिश करता है, अंकल उस पर हमला करके उसकी गाड़ी को तोड़ देते हैं। लेकिन फिर से नीर तोरू को बचाने के लिए आता है, और इसी वजह से अंकल नीर पर हमला कर देते हैं। और इसी पल में नीर अपनी तलवार को छोड़ देता है। और जब वो इस तरह अंकल के हमले को रोकता है, तब अंकल को उसमें कोई और दिखाई देता है। और यही देखकर अंकल खुद पर फिर से काबू पाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद नीर कहता है, आप ठीक तो है ना अंकल? और इसके बाद अंकल बताते हैं, मैंने एक लंबी और अकेलेपन से भरी हुई जिंदगी जी है। तुम्हारी ही तरह मैंने एक छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, और तब से मैं अकेला जी रहा था। लेकिन एक दिन एक बच्चे ने मेरी मदद की। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार दयालुता का अनुभव किया था। लेकिन मेरी खुशियों को मेरी ही नजर लग गई। बुरे बच्चों ने मेरे सामने उस दयालु लड़के को पीटा, और मैं चाहकर भी उस वक्त कुछ ना कर सका। और वहां से मैंने भागने की कोशिश की, और तभी मेरी ट्रक से एक टक्कर हो गई। और इस दुनिया में आने के बाद भी वो गुजरा हुआ दिन हर दिन मेरी नजरों के सामने आता। काश उस वक्त मेरे ये पैर काम करते तो मैं उसकी मदद कर सकता था। लेकिन ये बातें सुनते हुए और उसकी कहानी को लिखते हुए डासाई कहता है, क्या सच में तुम्हारे पैर ही वो वजह थे जिस वजह से तुम उसकी मदद न कर सके? मुझे तो लगता है कि तुम्हें बस एक ऐसा बहाना चाहिए था जो तुम अपने कमजोर से दिल को दे सको। लेकिन तभी नीर डासाई से कहता है, हर कोई आपकी तरह ताकतवर नहीं होता। मैं समझता हूँ कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं हमेशा से झूठ बोलकर भागता रहा हूँ, बिल्कुल किसी कायर की तरह। लेकिन इसके बाद भी अगली बार के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं अगली बार भी खुद से ही ना हार जाऊँ। इसीलिए प्लीज हर एक चीज का दोष उन्हें मत दीजिए। जो बात सुन अंकल नीर से कहते हैं, तुम सच में एक बहुत दयालु लड़के हो, लेकिन तुम यहाँ एक गलती कर रहे हो। जब मैंने अपनी ताकत की वजह से खुद पर से काबू खो दिया था, तब तुम मेरा सामना करके मुझे होश में लाए, जबकि तुम्हारे पास कोई खास ताकत नहीं थी। एक बहादुर योद्धा का मतलब यही होता है। वहीं दूसरी ओर मैं बस एक ऐसा कायर हूँ जिसको बहाने देना आता है। लेकिन अगले ही पल में डासाई की किताब ग्लो करने लगती है, और उसके पन्ने अंकल को घेर लेते हैं। हो सकता है कि तुम एक कायर आदमी रहे हो, लेकिन उस वक्त में तुम सबसे ज्यादा दयालु भी रहे हो। तुमने अनाथालय के इन बच्चों के लिए इस एरिया के आसपास के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। दूसरों को जब उनकी ख्वाहिश से ज्यादा ताकत मिल जाती है, तब वो अपने ऊपर से काबू खो देते हैं। लेकिन तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया। और नीर, तुम सही कहते हो, मुझे इस आदमी को कायर नहीं कहना चाहिए। जिसके बाद डासाई एक पन्ने को लेकर फाड़ देता है, और अंकल के नीचे एक समनिंग सर्कल क्रिएट होता है। और तभी नीट आकर अंकल को शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए, और उस खाने के लिए भी जो अंकल अब तक उनको देते आए हैं। इसीलिए अंकल अब मुस्कुराकर कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ जो मैं तुम सभी से मिला। शुक्रिया नीर। और ये कहने के बाद समनिंग लाइट अंकल को उनकी दुनिया में वापस भेज देती है। नीर डासाई से पूछता है, अंकल कहाँ गए होंगे? डासाई कहता है, आखिर किसे पता। दूसरी ओर हम अंकल को उन्हीं की दुनिया में देखते हैं, और सब कुछ वहीं से शुरू होता है जब अंकल को ट्रक ने टक्कर मारी थी। अंकल जिंदा होते हैं, और तभी अंकल के पास वही लड़का आकर कहता है, थैंक गॉड आप ठीक हैं। मुझे तो लगा उस ट्रक ने आपको उड़ा दिया। और उस लड़के को अपनी आंखों के सामने देख अंकल खुशी के मारे रोने लगते हैं। और दोस्तों, इसके बाद अंकल अपने पैरों पर खड़े होते हैं, और यहाँ उनका साथ वो लड़का देता है। दोस्तों, मुझे ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। और सच कह रहा हूँ, ये एनिमे सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इसके पास 3 एपिसोड और बाकी हैं। उन्हें देखने के लिए इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करो। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर हो सके तो हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। काफी फायदे मिलेंगे तुम्हें। वैसे सायोनारा।